कौन सा लेक्चर नंबर है? 65। यार तंग ना किया करें यार, बस आखिरी क्लास है, उसके बाद मेरी छुट्टी है, मैंने संडे एंजॉय करना जी। बस आज ही ईपीएस देखे फारिग होने लगी अभी, समझ आ गई? ईपीएस ईपीएस हमने शुरू कब की थी? परसों 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 मैं जिन्नों को पढ़ाता रहूं यहाँ के। हमने बुध को शुरू किया कि मंगल को शुरू किया? मंगल को शुरू किया ना, तो मंगल बुध जुमेरात और इतवार। यार ये चाय का कह रहे हैं, तुम क्लास में क्यों नहीं आ रहे? सुबह क्यों नहीं आए? सोया हुआ था, वाह जी वाह। सर चाय जरा देख लें, इन सबके लिए चाय जरा मंगा दें जी, प्लीज प्लीज बी सीरियस नाउ जी। भाई प्रेशर डाल के फिर कहता बाद में, और फिर गिन ले और चाय पिला। 2 कप चाय पीने? यार भाई को 2 कप पिला दे यार, ये भाई क्लास में आ गया है, भाई को 2 कप पिला दे, कोई बात नहीं। बड़ा असर को नाराज ना किया करें, वो चाय में कुछ मिला लाया ना, फिर बैठे रहेंगे, फिर मुझे मत कहिएगा। और मैं पहले बता रहा हूँ, मेरा कोई जिम्मा नहीं है, या पी के कुछ हो जाए आपको तो फिर मेरे पर डाल दें। सवाल कौन सा करना था खुदा के बंदो? और वो मिल गया जिसका सबको इंतजार था। टेंशन ना दें, अभी फर्स्ट हाफ ऑफ द क्लास हम करेंगे ब्रार लिमिटेड वाला सवाल 540, और सेकंड हाफ ऑफ द क्लास हम भला क्या करेंगे? कैश फ्लो। हो मैन 540, हाँ रेशो भी करनी है, वो तो ऐसे चलते फिरते हो जाएगी, नॉट अ बिग डील, नॉट अ बिग डील मैन। भाई आपको तरीका ऐसे समझाएगा कि आपको चलते फिरते लगेगी वो। परेशान क्यों होता है मेरा भाई? बहुत परेशान हो रहा है मेरा भाई। चले जी, अब जरा प्लीज प्लीज बी सीरियस, पेज नंबर 540। पहुंच गए जी ये प्रार लिमिटेड पे। आइए जी, देखने में तो सवाल इतना मुश्किल नहीं है, और वैसे वाकई मुश्किल नहीं है, लेकिन थोड़ा सा ऑब्वियसली लेंथी है। अब्रार लिमिटेड हैड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऑफ 200 मिलियन एंड रुपीज 156 मिलियन फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2022 एंड 2021 रिस्पेक्टिवली। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दोनों सालों का हमारे पास मौजूद है। द डिटेल्स ऑफ शेयर्स इंक्लूडिंग पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स आर एज फॉलोज: 100 million ordinary shares of ₹10 each. These shares are in issue since incorporation. ले जी, हमारे पास 100 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर्स हैं, और ये हमारे पास सिंस इनकॉर्पोरेशन ही पड़े हुए हैं। 20 मिलियन 8%। अच्छा, ये डायल्यूटिव नहीं है भाई, ये डायल्यूटिव नहीं है, पहले वाला कन्वर्टेबल नहीं है, ये तो शेयर्स इशू है भाई, ये तो बेसिक ईपीएस में काम आएंगे। 20 million cumulative preference share of ₹20 each are also in issue since incorporation. One preference share is convertible into 2 ordinary shares on 31 दिसंबर। तो एक preference share जो है वो ordinary share में convert हो सकता है। तो भाई इसको हम क्या एज्यूम करें? भाई इसको हम क्या एज्यूम करें? बोले इसको रिडीमेबल इरिडीमेबल? चले देख लेते हैं इसको। अगर हम इरिडीमेबल भी एज्यूम करें तो इसका डिविडेंड हम माइनस कर देंगे, और डिविडेंड माइनस करने के बाद हमारे पास आ जाएंगे अर्निंग्स एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स। तो ठीक है, कोई बात नहीं जी मेरे भाई। सर डिबेंचर 3 साल बाद कन्वर्ट होते शेयर? देखो कोई ऐसी वो नहीं है, लॉ नहीं है, ये आपकी मर्जी होती है। ये जब आप डिबेंचर इशू करते हैं या कोई भी आप सिक्योरिटी इशू करते हैं, तो आप उसके साथ शर्त रख देते हैं कि भाई आपके पास ऑप्शन है इतने साल बाद कन्वर्ट कर लेना। कोई साल की आपके पास नहीं है, कोई परसेंटेज की नहीं है, कन्वर्टेबल रखना है नहीं रखना, ये भी सब आपके ऊपर होता है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू, कोई इसके ऊपर आपके ऊपर मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है। हाँ, उसके बाद वो जब कन्वर्ट हो जाता है तो फिर जो ऑर्डिनरी होते हैं सारी वही होती है। मिसाल के तौर पे आपके पास प्रेफरेंस है, भाई के पास ऑर्डिनरी है, अब आपके पास ऑप्शन है कि 5 साल के बाद कन्वर्ट कर लें। जब 5 साल गुजर गए, आपने कहा ठीक है मैं कन्वर्ट कर लेता हूं, तो जैसे ही आपने कन्वर्ट किया तो जो कल को इनको मिलेगा वही आपको भी मिल जाएगा, तो वो यूं बन जाएगा ना, आप उनके बराबर आके खड़े हो जाएंगे। ये पॉइंट होता है। 540 4 मिलियन शेयर ऑप्शंस, न्यूमरेटर पे कोई इंपैक्ट नहीं, वर इशूड ऑन यकम जनवरी 22
which can be exercised at a future date at an exercise price of 20 per share. The average market price of shares in AL during the year was ₹40. Show presentation of basic and dilute EPS. अच्छा, प्रेजेंटेशन भला क्या होती है? वही जो हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सुबह बनाई थी ना, नीचे बेसिक EPS ये वो प्रेजेंटेशन होती है। और जो होता है ना प्रिपेयर्ड डिस्क्लोजर नोट, वो डिस्क्लोजर नोट होता है जो कि मैंने यहां पे बनाया था, अर्निंग पर शेयर, जिसमें EPS कैलकुलेट की थी, और उसके बाद मैंने नीचे ये बताया था कि वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स और आपकी अर्निंग एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर कैसे होते हैं। वो है जी डिस्क्लोजर नोट इन अकॉर्डेंस विद IAS 33 फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 22 इंक्लूडिंग द कंपैरेटिव। तो आपने कंपैरेटिव बताना है। अच्छा, इसके नीचे जो एग्जाम्पल के नीचे नोट दिया गया है ना, ये कोई इतना समझ आने वाला और इतना मजेदार नहीं है। मैं यहां पर आपको ना जरा एक डिटेल नोट बनवाता हूं, आप जरा वो अपने पास नोट कर लीजिएगा। वो समझने में भी आसान है, और वो जब आप नोट करेंगे ना तो आपको खुद समझ आ जाएगा कि उसका बाकायदा एक फ्लो है, चीजें आसान है, समझ आ रही हैं। तो साथ साथ नोट करते जाएं, क्योंकि थोड़ा सा जरा सवाल टाइम ले जाएगा, आधा पौना घंटा ले जाएगा। फिर हमने नमाज की भी ब्रेक करनी है बीच में, तो वो ब्रेक करने के बाद आके फिर हम एक सवाल और करेंगे कैश फ्लो का, और फिर इंशाल्लाह छुट्टी करते हैं। ले जी, अब सवाल को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है भाई, सवाल में शुक्र है रेक्टिफिकेशन कोई नहीं है, तो रीस्टेटेड वाले झंझट से हम निकल गए। तो सबसे पहले हम आगाज करेंगे जी प्रेजेंटेशन का। तसल्ली से करते हैं हम सवाल। ये कौन बोला है? पता तो मुझे है कौन बोला है। ओके, आगे चलें। सबसे पहले जी देखिए, 31 दिसंबर कौन सी है? 2002 और 31 दिसंबर 2001, 21-22, सॉरी। ले जी, देखिए कोई ना कोई सेल्स होंगी, एक्सपेंसेस करते करते हम पहुंचेंगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तक। गालिबन उसने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपको सवाल में दिया हुआ है कितना जी? 200 और 156। तो यहां पर आपके पास 200 आ रहा होगा और यहां पर आपके पास 156 आ रहा होगा। ओके, उसके बाद हमने क्या करना है, कोई हमारे पास अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम नहीं है सवाल के अंदर, बस ठीक है, जीरो लिखने की जरूरत नहीं है। इसके बाद आ जाएगा जी बेसिक EPS, बेसिक EPS और डायल्यूटेड EPS। अब बेसिक और डायल्यूटेड EPS कैसे निकलेगी? अच्छा, सुबह वाले सवाल में मैंने बेसिक एंड डायल्यूटेड EPS एक ही लाइन में लिखा था, क्योंकि सेम ही थी दोनों, कोई कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट्स थे ही नहीं। अब हमारे इस सवाल में कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, तो अब दो लाइनें बन जाएंगी, बेसिक डायल्यूटेड, बेसिक डायल्यूटेड। ठीक होगी बात? ओके, अब सबसे पहले क्या करना है जी? सबसे पहले अब हमने, अभी मैं नोट नंबर का रेफरेंस नहीं दे रहा क्योंकि इसके नीचे हमने एक्सटेंसिव वर्किंग्स अभी करनी है, वो वर्किंग्स हम करते हैं और सवाल को आगे लेके चलते हैं। ले जी, सबसे पहले मुझे ये बताइए, 2021 की पहले बात करते हैं, छोड़े अभी 22 को, 21 की बात करते हैं, एक एक चीज लेके चलते हैं। 2021 में अगर मुझे बेसिक EPS निकालनी पड़े, वर्किंग वन, बेसिक EPS 2021, भाई कितनी अर्निंग्स हैं 2021 की? मुझे 2021 की अर्निंग नजर आ रही है जी 156 नजर आ रही है भाई, 156। बोले यार, आप लोग साथ देंगे तो समझ आएगी, अदरवाइज समझ नहीं आएगी। 156, और इसमें से क्या कुछ माइनस करने की जरूरत है भाई? इररिडीमेबल प्रेफरेंस डिविडेंड आपको माइनस करने की जरूरत है। 20 मिलियन प्रेफरेंस शेयर, 20 रुपए के 8%। कुछ बात समझ आ रही है? सर कहां लिखा हुआ रिडीमेबल है? ठीक है जी, ओके। तो मेरे भाई अब क्या होगा, 156 अर्निंग्स और माइनस, देखिए मैं इसमें करने लगा हूं, 20 मिलियन शेयर्स, 20 रुपए के 8% डिविडेंड। देखिए क्या मैंने ठीक लिखा है? देखिए वर्किंग ठीक हुई है कि नहीं बोलेंगे? जो मर्जी एज्यूम कर लें, जो मर्जी एज्यूम कर लें, बस नोट देना है, और बेहतर है इरिडीमेबल कर लिया करें। इट्स माय सजेशन, इरिडीमेबल एज्यूम करके चला करें, एक स्टैंडर्ड रखें। हाँ, तो माइनस करते नहीं है। बेसिक EPS का क्या फॉर्मूला है? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस इरिडीमेबल डिविडेंड, यही फॉर्मूला है ना, तो देखें कर दिया हमने। ओके ओके, उसके बाद नेक्स्ट वर्किंग हमारी ये होगी कि हमारे वेटेड एवरेज शेयर्स कितने हैं। तो 2001 की अगर बात, 2021 की बात की जाए तो गालिबन 2021 के अंदर
हमारे पास सिर्फ 100 मिलियन शेयर्स ही थे। क्या आप मानते हैं इस बात को कि नहीं? कोई बोनस इशू, कोई राइट इशू, एनीथिंग कुछ है कि नहीं है? बोले, वो बोले, ऐसे ही है। Yes, sir. 100 मिलियन है तो वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर 100 मिलियन ही है। Yes, sir. ओके, तो इसको लिखेंगे 100। और एक मकसद के तहत मैं जरा इसकी यहां पे 32 लिखना चाहूंगा भाई। तो क्या आंसर आ रहा है भाई? प्लीज बोले यार, बोल दें भाई। 1.24 पर शेयर। लें जी, एक काम हो गया, 1.24 पर शेयर हमने यहां पे लिख दिया। सर जब 22 का निकालेंगे तो इसको ओपनिंग कर देंगे। सॉरी, 22 का वेटेड एवरेज जो निकालेंगे, 22 का जब निकालेंगे तो वेटेड एवरेज निकालेंगे, हाँ वेटेड एवरेज देखेंगे क्या करना। ओपनिंग कर देंगे। किसको? हाँ देखते हैं, अभी देखते हैं क्या करना है। अभी देखते हैं क्या करना है। आप सही कह रहे हैं, पहले एक एक साल को लेके चलते हैं ना, एक एक साल को लेके चलते हैं। अब क्या करना है भाई जी? ये 32 कहां से आया भाई? अगर आप यहां पर देखेंगे ना तो सेकंड बुलेट में उसने लिखा हुआ है 20 मिलियन 8% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹20 ईच आर आल्सो इन इशू। अब मैंने इसको इरिडीमेबल मान लिया। अगर मैं इसको इरिडीमेबल मान लेता हूं तो इरिडीमेबल का डिविडेंड होगा, वो माइनस करना पड़ेगा। तो वो जो माइनस किया ना उसकी कैलकुलेशन पहले की हुई है। 20 मिलियन शेयर 20 के हिसाब से टोटल वैल्यू आ गई और उस पर 8% जो है उनको डिविडेंड पे करना है। साथ ही साथ नोट भी बना लेते हैं इधर। दो साथ साथ बनाओगे तो समझ आएगी, अभी खुद देख लेना, वरना एंड पे कंफ्यूज हो जाओगे। अभी एक चीज आपके सामने आ चुकी है, इसका फौरन से नोट में लिख लो इसे। इधर 21 और इधर 22। नोट नंबर 12 लिख दो, अर्निंग पर शेयर। और अब चूंकि सवाल में मेरे पास बेसिक और डाइल्यूटेड अलग-अलग है तो यहां पे लिखें बेसिक ईपीएस पर शेयर। जी क्या लिखा था हमने यहां पर? हमने यहां पे लिखा था अर्निंग्स एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स। अर्निंग्स एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स कितनी है भाई? 156 में से जरा 32 माइनस करें, 124 बनता है। 124 आ गया। ये सुबह किया था ना काम, वही काम कर रहे हैं। और वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं जी? 100। और ये आपकी ईपीएस कितनी आ गई थी? बेसिक ईपीएस 1.24। बात समझ आई? और यहां पर आप नोट नंबर देंगे 12.1 का 1.24। जरा फ्लो अब समझ आया कि साथ साथ बनाना क्यों जरूरी है? एक फ्लो पूरा बन जाएगा, वरना बाद में फिर ढूंढते ही रहेंगे क्या चीज कहां पर की थी। ठीक है मेरे भाई, अब पूछने वाले सवाल पूछते हैं कि अर्निंग्स एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स कहां से आई? ये 124 कहां से आया? मुझे तो यहां पर 156 नजर आ रहा है, तुमने कैसे 124 लिया? ठीक है, तो इसकी एक और वर्किंग बनेगी। सुबह बनाई थी तो यहां पे 12.2 लिखे। 12.2 अर्निंग्स एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स। जी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2021 का बताएं कितना है? 156 और लेस करेंगे आप इसमें से प्रेफरेंस डिविडेंड, वो कितना है जी? 32। तो कितना आंसर आया जी? लें जी, ये ऐसे आया। सर अगर ये ना करे डायरेक्ट कर दे। डायरेक्ट कैसे सर? डिस्क्लोजर तो पूरा देना है आपने, डिस्क्लोजर तो पूरा देना है, वरना ये काम तो मैंने वहां पे भी कर लिया था। वो वर्किंग मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में नहीं आ रही, वो तो मेरे सवाल की कैलकुलेशन है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में तो ये चीजें आ रही हैं। ओके, वो बोल मेरे भाई। यस सर। अच्छा, परेशान फिर रहा है मेरा भाई। वो कर रहा हूं। चाय किधर है मेरे भाई की? गारंटी दे सर। यार भाई लेवल है भाई का।
चलें जी आगे चलें। ओके प्लीज प्लीज खामोशी। अब 2021 की डाइल्यूटेड ईपीएस, 2021 के डाइल्यूटेड ईपीएस कैसे निकले भाई? एक तो मेरे पास प्रेफरेंस शेयर्स हैं, एक मेरे पास शेयर ऑप्शंस हैं। जी क्या काम मुझे करना पड़ेगा? एक से ज्यादा कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट्स हैं भाई। तो क्या करना पड़ता है जब एक से ज्यादा कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट्स हो? रैंकिंग करनी पड़ेगी भाई, रैंकिंग। और आपको पता नजर आ रहा है ऑप्शंस की रैंकिंग हमेशा 1 ही होनी है। सर ये पॉइंट 2 में सर डेट तो नहीं दी है ना, मतलब डेट तो नहीं दी कि हम इसको इससे माइनस करें 126 को प्रेफरेंस शेयर माइनस कर ले सर। रेट नहीं दिया हुआ? नहीं सर, डेट नहीं दी किस चीज का? हमें डेट चाहिए क्यों? पहला सवाल मेरा आपसे ये है। सर। तो हमें पता चले कि इस साल पूरा दोबारा पढ़ें जरा, ऊंची की आवाज में पढ़ें क्या लिखा हुआ है। 20 million or 8% competitive preference share of race 20 each are equivalent issue since incorporation। हाँ जी, जी मेरे भाई, सही। मिल गया जवाब मेरे भाई को। सर ये एक ऑन अ सीरियस नोट, ये बहुत बड़ी वजह होती है पेपर पास ना होने की, कि हम सवाल पूरा पढ़ते ही नहीं तसल्ली से। कम 3 से 4 दफा सवाल को पढ़ लिया करें। ओके ओके भाई। मास्क लगा के तो मुस्कुरा रहा है और लगता है जैसे कि मुझे पता नहीं चलता। उस्ताद को ये भी पता लग जाता है कौन सी ये कर लेगा कौन नहीं करेगा। ये मेरे उस्ताद ना बताते होते थे और मैं कहता था सर को क्या पता, इनको क्या पता। अभी आप भी ये सोचते होंगे इसको क्या पता। लेकिन अब हम जब उस्ताद बने, खैर बने तो नहीं है, वैसे कोशिश करते हैं उस्ताद बनने की, असल उस्ताद तो कोई और है, तो कुछ ना कुछ आइडिया हो ही जाता है कि कौन फनकार है कौन फनकार नहीं है। ठीक है, तो इसलिए ना जरा हरकतें सोच के किया करें। एनीवेज, डाइल्यूटेड ईपीएस तो बनाए फिर रैंकिंग, देखें क्या डाइल्यूटेड ईपीएस आती है। बनाएं, बताएं डाइल्यूटेड ईपीएस क्या आती है। 20 सॉरी 21 की सर। हाँ हाँ बिल्कुल बनाएं, डाइल्यूटेड ईपीएस क्या बनती है। 20 की बनाएं पहले, 21 की, सॉरी 20 कहां से आ गया। 21 के डाइल्यूटेड ईपीएस कैलकुलेट करें। चलें पहले नॉर्मल तरीके से चलते हैं, प्लीज खामोशी। डाइल्यूटेड ईपीएस 2021। यार प्लीज खामोश हो जाए यार, बस कर दें। अब एक काम करते हैं, डायरेक्ट करने की कोशिश करते हैं, बजाय इसके कि पहले रैंकिंग करें, क्योंकि आपको पता है ऑप्शंस की रैंकिंग 1 नहीं होनी है। ठीक है, तो हम डायरेक्ट काम करते हैं, हम डायरेक्ट के ऊपर बेसिक ईपीएस लिख के ना उसमें ऐड करके तो देखते हैं कहां पे डाइल्यूटेड होती है। तो बेसिक ईपीएस, पहले हम अर्निंग्स रखते थे। अर्निंग्स कितनी है जी? 156 माइनस 32 124 और वेटेड एवरेज शेयर है जी 100 और ईपीएस है 1.24। अब क्या करेंगे, सबसे पहले ऑप्शंस, क्योंकि रैंकिंग हमेशा ऑप्शंस की ही पहले होती है, तो डायरेक्ट काम करते हैं। ऑप्शंस का न्यूमरेटर पे कोई इंपैक्ट नहीं होगा, लेकिन डिनोमिनेटर पे देखेंगे क्या निकलेगा इंपैक्ट। जरा गौर करें, डिनोमिनेटर के बारे में बात करता है कि 4 मिलियन शेयर ऑप्शंस वर इशूड ऑन यकम जनवरी। ओ तेरी है सर, ये तो 22 में हुआ है सर, ये तो 21 में है ही नहीं। तो अगर 21 में है ही नहीं तो 21 में ऑप्शंस का क्या काम? 21 में ऑप्शंस का कोई काम नहीं है। इसका मतलब है 21 में मेरे पास सिर्फ एक ही कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट है और वो है प्रेफरेंस शेयर। क्या ख्याल है आपका? तो इसका मतलब है रैंकिंग वाला कॉन्सेप्ट तो फिर से 21 में खत्म हो गया। ऐसे ही है ना 21। अब क्या करूं भाई? अब सिंपल ये देखना है कि इसका न्यूमरेटर में क्या इंपैक्ट है और इसका डिनोमिनेटर में क्या इंपैक्ट है। तो मेरे भाई मुझे बताइए कि इसका न्यूमरेटर में क्या इंपैक्ट होगा। अगर इसको कन्वर्ट कर दिया जाए तो कन्वर्ट करने पे क्या ये डिविडेंड माइनस करना पड़ेगा? फिर तो नहीं करना पड़ेगा ना, फिर तो ये ऑर्डिनरी शेयर बन गया, फिर प्रेफरेंस तो ना रहा। तो इसका मतलब है कि अगर ये काम नहीं करना, ये काम नहीं करना, छोड़े, दफा करें इसको, जरूरत ही नहीं है। अब देखें फर्क क्या पड़ेगा, फर्क क्या पड़ेगा ये देखें। प्लीज सुने, प्लीज सुने। मैंने पहले 32 माइनस किया था। क्यों माइनस किया था? क्योंकि ये प्रेफरेंस डिविडेंड था। अब अगर ये कन्वर्ट हो गया तो क्या प्रेफरेंस होगा? फिर तो बिल्कुल प्रेफरेंस नहीं होगा भाई, फिर तो ये ऑर्डिनरी शेयर होल्डर है, तो इसका डिविडेंड कहां से आ गया? फिर डिविडेंड भी माइनस नहीं होगा। बात समझ आ गई? तो इसका मतलब है न्यूमरेटर पे जो इंपैक्ट पड़ना था ना वो बस यही है, वो बस यही है। 156 में से 0 माइनस, कुछ भी माइनस नहीं होगा। व्हाट अबाउट डिनोमिनेटर? 1 प्रेफरेंस शेयर इज कन्वर्टेबल इनटू 2 ऑर्डिनरी शेयर्स। तो मुझे बताइए कि मेरे पास 20 मिलियन है और ये 20 इंटू 2 कितने हो जाएंगे? 40 हो जाएंगे।
तो इसका मतलब है डिनोमिनेटर के अंदर जो 100 है वो 100 जमा 40 140 हो जाएंगे। क्या आपको ये बात समझ आती है? बात समझ आती है? नहीं? 20 मिलियन न्यूमरेटर समझ आ गया? ओके, डिनोमिनेटर पे है 20 मिलियन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स और आल्सो इन इश्यूज इन कॉर्पोरेशन। वन प्रेफरेंस शेयर इज कन्वर्टेबल इनटू 2 ऑर्डिनरी शेयर्स। सर एक प्रेफरेंस 2 ऑर्डिनरी में कन्वर्ट हो जाएगा? मेरे पास कितने प्रेफरेंस हैं आप बताएंगे और कोई नहीं बताएगा। मेरे पास टोटल कितने प्रेफरेंस शेयर्स हैं? 20 मिलियन है ना। तो अगर एक प्रेफरेंस शेयर 2 में कन्वर्ट हो जाए तो 20 मिलियन कितने में कन्वर्ट हो जाएंगे? 40 मिलियन में हो जाएंगे। तो सर देखें 100 पे हो जाए 140 हो जाएंगे। अब समझ आई मेरे भाई को? सब अच्छा है। तो बताइए डाइल्यूटेड ईपीएस कितनी होगी? 1 हाँ भाई समझ आएगी बात की? आप कुछ बेहतरी हुई? ओके 1.11 पर शेयर। लेकिन मुझे तो नोट देना पड़ेगा, नोट देना पड़ेगा, नोट देना पड़ेगा। 12.3 डाइल्यूटेड ईपीएस। हाँ जी क्या करूं? अर्निंग्स एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स। अर्निंग्स, यही वर्किंग आपको यहां पे दिखानी पड़ेगी। एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स कितनी है जी? 156 और वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं जी? 140। तो कितना बना जी? 1.11। ठीक है मेरे भाई? ओके तो यहां पे 1.11 बता दें। और नोट नंबर कौन सा है जी? 12.3। लेकिन प्रॉब्लम फिर हुई, देखने वालों ने कहा भाई 156 कहां से आया? 156 कहां से आया? ऊपर तो तुम 124 बता रहे थे, ये 156 कहां से आया? ऐसे ही है, ऊपर तो तुम 124 बता रहे थे, ये 156 कहां से आया? नहीं लॉजिक, लॉजिक भाई देखने वाले यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो पूछेंगे ना। इधर तुम कहते हो अर्निंग्स एट्रीब्यूटेबल 124 है, इधर तुम 56 है, तो ये कैसे हुआ? ये 124 से 156 कैसे हुआ? तो फिर इनको वर्किंग बतानी पड़ेगी। 12.4 सुकून से, कोई मसला नहीं, सवाल पूरा हो जाएगा ना तसल्ली से। इसको जाके एक दफा लाजमी करना है, इसको जाके एक दफा लाजमी करना है ताकि आपको ये नोट के ऊपर ना प्रॉपर ग्रिप हो। लेकिन जी सबसे पहले हम क्या करेंगे? हम सबसे पहले ये देखेंगे कि अर्निंग्स एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर कितनी है जी। अर्निंग्स वन 56 सॉरी 124, ये हमें कहां से मिली? ये मिली थी 12.2 से, ऐसे ही है 12.2 से ली थी ये 124। इसमें अब हम ऐड करेंगे कन्वर्जन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स इनटू ऑर्डिनरी शेयर्स। यहां पे आप ये भी लिख सकते हैं ऐड इररिडीमेबल प्रेफरेंस डिविडेंड, ये भी हो सकता है, बल्कि यहां पे आप वही लिखें, ये हम नीचे लिखेंगे वेटेड एवरेज में, आप फिर कंफ्यूज ना हो। हम यहां पे डिविडेंड ही लिखते हैं, लिखें जी ऐड प्रेफरेंस डिविडेंड इररिडीमेबल, यूं लिख लें ताकि यहां पे डिविडेंड की बात हो, आई मीन कंफ्यूज ना हो। कितना जी? 32, और ये आपके पास आ गया जी 156, और ये बात यहां पे हो गई, और इसके आगे नोट दे दें कि ये 12.4 से आया। और पूछने वाले तो ये भी पूछेंगे ऊपर वेटेड एवरेज 100 है, इधर 140 है, ये कहां से आया?
पूछने वाले तो ये भी पूछेंगे ना, तो फिर क्या करना पड़ेगा? इसकी हेडिंग नहीं थी। एक मसला हो गया मेरे भाई, हमने 2022 के नीचे भी ये लिख दिया, कोई बात नहीं, थोड़ा सा साथ करके लिख देते हैं। ये ले जी, ले जी, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे जी? असल में तो हमारे पास थे 100, और ये कहां से हमारे पास आए? ये हमारे पास आए वर्किंग नंबर 12.1 से, ये है ना 100, ये 100, ओके, 12.1 से। अब इसमें आप क्या करेंगे? ऐड करेंगे कन्वर्जन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। कितने कन्वर्ट हो रहे हैं? 40, लें जी, और एक लाइन इधर छोड़ के तो 140 लिखना है जी, और ये 12.5 से आपके पास आ गया 12.5, लें जी, कंप्लीट हो गया आपका नोट। 21 का नोट आपका कंप्लीट है जी। अब जरा दोबारा देख लें बेसिक ईपीएस की कैलकुलेशन, बेसिक ईपीएस के अर्निंग्स एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर कैसे आए, आपने वो बता दिया, ओके। ये असल में वर्किंग है ईपीएस की, जो हम वो करते हैं ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ऐसे दिखाते हैं, और रेफरेंस जो नोट का जाता है वो इसका जाता है, ठीक होगी बात। उसके बाद आपने अर्निंग्स की बात कर ली, तो यहां तक अगर सवाल में डाइल्यूटेड नहीं है तो यहां तक बात खत्म हो जाएगी, जैसे सुबह वाले सवाल में भी थी। आज डाइल्यूटेड भी है तो डाइल्यूटेड का न्यूमरेटर, डाइल्यूटेड का डिनोमिनेटर, डाइल्यूटेड ईपीएस, वो जो वर्किंग आपने की वो यहां पे बतानी होती है। लेकिन फिर पूछते हैं भाई यहां पे अर्निंग्स तुम 124 कह रहे थे, यहां पे 156 कह रहे हो, क्यों कह रहे हो? तो आपने बेसिक ईपीएस वाली अर्निंग्स उठानी है, उसके अंदर जो भी चीज आप ऐड बैक कर रहे हैं वो आपने ऐड बैक कर देनी है, ठीक होगी बात समझ आई? नहीं, असल में ये जो आपने काम किया था ना, ये जो काम किया था इसका अगर एक स्टेप और निकाले ना तो ये 124/100 बनता। तो आपने वो 124 यहां पे यूज किया हुआ था, तो यहां पे हमने 156 क्यों लिखा? हमने 124 के अंदर 32 जो है वो ऐड बैक किया। और फिर पूछने वाले ये भी पूछते हैं कि भाई ये 100 था तो ये 140 कैसे हुआ? तो उनको ये बताया भाई 100 ये वही वाला था, उसमें 40 हमने कन्वर्जन की है इसकी। और अगले साल शायद यहां पे ऑप्शंस भी आ जाएंगी, ऐसी है ना, अगले साल यहां पे शायद ऑप्शंस भी आ जाएंगी, क्योंकि अगले साल ऑप्शंस भी, इसलिए मैंने एक लाइन छुड़वाई है यहां पर, ठीक होगी बात। तो ये नोट हमारा 21 का कंप्लीट हो गया। अब 22 के लिए वही काम, सारा वही काम करना पड़ेगा। क्यों सर? बस 22 के लिए भी वही काम सारा दोबारा करें, ओके। 22 के लिए मेरे पास अर्निंग्स कितनी है? बेसिक में तो कोई मसला नहीं होगा ना, बेसिक में तो हमने ऑप्शन देखनी नहीं होती। 2022 कितनी अर्निंग्स हैं जी? कितनी, सॉरी 200। लेकिन जो हमारे पास प्रेफरेंस डिविडेंड है, वो प्रेफरेंस डिविडेंड तो हम माइनस करेंगे ना, क्योंकि हम इरिडीमेबल एज्यूम कर रहे हैं इसको, तो ये उतना ही बनेगा जितना पहले बना था 32। यही कैलकुलेशन ऊपर की हुई हमने, 32 ओवर ये 100 रहेगा। बोले 100 ही रहेंगे कि चेंज हो जाएंगे अगले साल? पिछले साल के 100 अगले साल का ओपनिंग बन गए, ओके। क्या इस साल कोई राइट इशू, कोई स्प्लिट, कोई कंसोलिडेशन, कोई बोनस इशू, एनीथिंग? कुछ भी नहीं है, तो 100 ही रहेगा बस, कोई 100 रहेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। बोलिए ₹1.68 पर शेयर। भाई एक दफा जरा देख लें, ये दोबारा से एक दफा देख लें, जरा बात समझ आ जाएगी जी। अर्निंग्स एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स 168 है, देखें ऐसे ही है। वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर 100 है, तो ये बन गया 1.68। फिर ये 168 किधर से आया? भाई आपने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तो 200 कह रहे हैं आप, ये 200, इसमें से मैंने प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करके तो 168 ऐसे निकाला है। बेसिक ईपीएस का नोट बन गया। अब डाइल्यूटेड ईपीएस पे पहले कैलकुलेट कर लें। डाइल्यूटेड ईपीएस 2022 जी।
अब बोलिए कि 200 200 ही रहेगा। अब माइनस तो कुछ नहीं होगा इसके अंदर से, माइनस तो कुछ नहीं होगा। ये अब आपकी मर्जी है 168 में 32 ऐड कर दें या 200 में से कुछ माइनस ना करें, बात तो एक ही है। और डिवाइड क्या करेंगे अब आप? हाँ अब आइए जरा, अब आइए। अब क्या होगा? सबसे पहले डायरेक्ट काम करते हैं, रैंकिंग दिमाग में रखें, रैंकिंग दिमाग में रखें। हम क्या करते थे, एक तरफ बेसिक ईपीएस कैलकुलेट करते थे यूं, 200 और 168 और 100, ऐसे ही करते थे। सबसे पहले ऑप्शंस, ऑप्शंस का न्यूमरेटर पे क्या इंपैक्ट है? नो इंपैक्ट। ओके, और डिनोमिनेटर पे देखें, गौर करें, ऑप्शंस कितनी कन्वर्ट हो रही हैं? 4 मिलियन शेयर ऑप्शंस हैं which can be exercised at a future date at an exercise price of 20 per share. The average market price of shares in AL during the year was ₹40. सुबह मैंने आपको तरीका बताया था कि कितने मुफ्त शेयर्स हमने इशू किए होंगे, सुबह बताया था। देखिए बताइए, 4 मिलियन शेयर्स इंटू 20 जितने का फायदा हो रहा है, और ये मार्केट प्राइस। कैसे ही था? ऐसे ही था, यही बताया था सुबह। तो क्या आंसर आता है इसका? 40, 10 और 2, लें जी 2। तो इसका मतलब है न्यूमरेटर 168 और ये कितना बन गया जी? 102। कोई मसला? कोई मसला नहीं, आगे चलें। इसके बाद है जी प्रेफरेंस शेयर। जब प्रेफरेंस पे आएंगे तो हमारा प्रेफरेंस पे कितना फर्क पड़ेगा न्यूमरेटर पे? बताइए, ये देख लेते हैं। 20 मिलियन प्रेफरेंस शेयर्स, 20 मिलियन प्रेफरेंस शेयर्स, 20 रुपए ईच इंटू 8%। और टैक्स नेट ऑफ करेंगे नहीं? हाँ नहीं करें, कितना बना सर? यही तो बनेगा 32। तो 32 बन गया। डिनोमिनेटर में क्या फर्क है? हर प्रेफरेंस शेयर कितने ऑर्डिनरी में कन्वर्टेबल है? 2, 40 बन जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये बन गया 200 और ये बन गया 142। कोई मसला? तो सर जो डिनोमिनेटर में 200 लिखा था इसलिए तो लिखा था, बात तो वहीं आ रही है। क्योंकि 200 के अंदर देख, असल में आप 168 पे चले थे, चले यूं कर लें, आप असल में 168 से चले थे। 168 में ऑप्शंस का कोई इंपैक्ट नहीं, और 32 का इंपैक्ट डाला किसने? प्रेफरेंस ने। बात समझ आई? और डिनोमिनेटर में 100, ऑप्शंस ने डाला इंपैक्ट 2 का और प्रेफरेंस ने डाला इंपैक्ट 40 का। असल में कहानी ये हुई है, ऐसी हुई है ना? ओके, अब क्लियर होगी चीजें, सब क्लियर हो रहा है। बताइए जी 1.41 पर शेयर। वैसे एक काम ना करें, यहां पे तो हमने वो देखा ही नहीं इंपैक्ट, ऐसी है ना? इंपैक्ट जो हम देखते थे, ये आ गया 1.68, 168 डिवाइड बाय 102, 1.65 डाइल्यूटिव है, बिल्कुल है। 200 डिवाइड बाय 142, 1.41। तो इसको हम क्या करते थे? डाइल्यूटिव ईपीएस, यही बोलते थे ना, जब जब कम होती जाती थी। तो देखें सर दोनों बराबर है, तो वो काम वैसे कर लें वैसे कर लें, लेकिन हमने वर्किंग में ऐसे सीखा हुआ है कि इसको कम करते जाओ। इसमें फायदा ये होता है कि आपको पता लगता है कहां कहां पे डाइल्यूट हो रही है। डाइल्यूट होता है जब बेसिक ईपीएस कम हो रही हो। कहीं पे अगर ज्यादा हो जाए तो हम ज्यादा वाली को नहीं मानते, हम कहते हैं नहीं कम वाली है। तो इसलिए डिसीजन हमेशा यहां पे करना है, क्योंकि ये आपको ना ये नहीं बताएगा कि कहीं बीच में कम हुई थी कि नहीं। इसलिए ये वर्किंग पे नहीं जाना, आपने जाना इस वर्किंग पे। क्योंकि अगर बीच में ये हो सकता है कि 1.33 हो जाती तो मुझे यहां पे तो ना नजर आ रही होती। तो इसलिए आपने हमेशा इस वर्किंग पे जाके फैसला करना है कि मेरी डाइल्यूटेड ईपीएस क्या है, इस पे नहीं जाना। ये मैंने आपको समझाने के लिए कर तो दिया, लेकिन जाना आपने इसके ऊपर। बात समझ आ गई? ओके है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि डाइल्यूटेड ईपीएस मेरी आ गई 1.41। आइए जी हम नोट पे क्या कहते हैं डाइल्यूटेड ईपीएस वाले, कितनी अर्निंग्स है इनकी? ये तो कहते हैं मेरी अर्निंग 200 है, और वेटेड एवरेज शेयर ही कहते हैं मेरे पास 142 है, और 1.41 इज द डाइल्यूटेड ईपीएस। ऐसे ही है। अब 200 किधर से आया भाई? 12.2 में तो कहते हो 168, यार ये देखो 168 ये वाला, और इसमें 32 प्रेफरेंस डिविडेंड ऐड किया तो ये 156 आ गया मेरे भाई।
अच्छा मेरे भाई तू गुस्सा क्यों करता है? कितने में लगता है तू बंदूक ले आएगा तो सीधा गोली मार देगा। ओके, बात समझ आई? और यहां, अच्छा यहां पर एक काम और भी हो सकता है, यहां पर एक काम और भी हो सकता है, बल्कि वो कर लें। प्लीज 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 मेरे भाई प्लीज खामोशी। यहां पे आप ना ऐड करें ऑप्शंस, लेकिन ऑप्शंस का इंपैक्ट तो कोई भी नहीं होता, ऑप्शंस का इंपैक्ट तो कोई भी नहीं होता। ये 156 और ये 200, तो सर ये 200 ऐसे आया था और 142 कैसे आया था? 100 हमारे पास ओरिजिनल शेयर्स थे और 40 प्रेफरेंस डिविडेंड कन्वर्ट हुए थे, और यहां पर आप लिखेंगे ऐड कन्वर्जन ऑफ ऑप्शंस 2 की, तो सर 142 ऐसे आया था। बात समझ आई? 142, तो ये 142 ऐसे बना। अब सारी बातें पूरी हो गई, सारे रेफरेंसेस हो गए। अब यहां पर है 12.1 में बेसिक ईपीएस 1.68 नजर आ रही है मुझे, और 12.3 में मुझे डाइल्यूटेड 1.41 नजर आ रही है। लीजिए ये नोट आपका बनेगा, ये प्रेजेंटेशन और ये पूरा नोट, वो वर्किंग तो आपको समझाने के लिए की है मैंने। सर जो फ्री इशू होते हैं सर, आपने उधर बताया सर, वो किस तरह करते हैं जो मार्केट वैल्यू से कम हो जाता है? कॉन्सेप्ट समझना है कि वो तरीका समझना है, कैलकुलेशन कैसे, कॉन्सेप्ट है समझना है। देखिए तो सर वो माइनस हो जाते हैं ना, वो जी जी, जुगाड़ समझना है। जुगाड़ समझनी है। देखिए मार्केट प्राइस कितनी है जी? 40, एक्सरसाइज प्राइस कितनी है? 20, और नंबर ऑफ शेयर्स कितने, ऑप्शंस कितने हैं जी? 4 मिलियन। आपने नंबर ऑफ ऑप्शंस को मल्टीप्लाई करना होता है कितने रुपए कम पे, इनके डिफरेंस है, यूं कह लें 20 से, और डिवाइड बाय मार्केट प्राइस, ये है। ओके दोस्त, समझ आ गई? नहीं नहीं समझ आई? क्या समझ नहीं आया? क्यों, क्या हुआ? किधर समझ? ये कोई जवाब नहीं होता कुछ भी समझ नहीं आया, कुछ पॉइंट है जो समझ नहीं आया। देखा, पूरी बात नहीं बताएगा, पूरी बात नहीं बताएगा मेरा भाई। सुबह वाला लेक्चर नहीं लिया और सर कुछ भी समझ नहीं आया, तब तो समझ आ जाए तो मुझे परेशानी है कि समझ कैसे आ गया भाई को। क्यों दोस्त? पेज 576 पे आइएगा। हाँ नोट करें, बस 1 मिनट के लिए है। पेज 576 पे आइए, 576, पेज 576 पहुंच गए सब? क्वेश्चन नंबर 7, पीच ट्री नजर आ रहा है? ये आपका होमवर्क है। इस सवाल को इजी नहीं लेना भाई, ये बड़ा हैवी सवाल है, पता नहीं बस सब कुछ है इसके अंदर, तो ये सवाल आपने इजी नहीं लेना। अच्छा इसके सॉल्यूशन में ना पीछे कुछ मसले मसाइल होंगे। मैन फंस गया। नहीं नहीं कोई बात यार, हद होगी। कंपेयर भाई बैठा ना, कल क्लास में कराना है मैंने ये सवाल, ठीक है? तो कल सवाल ही क्लास में कराना है। तो ये सवाल आपका होमवर्क है भाई। मुलाकात आपसे होगी 1:40 पे। बंद कर दें जी। ओके जी, चलें आगे। बस जी आज आपके आखिरी 30 मिनट चाहिए सब्र व तहम्मुल के, उसके बाद घरों घरी, फिर कल मुलाकात होगी इंशाल्लाह। हाँ कल भी है, हाँ कल भी है इंशाल्लाह। कल यार होगी इंशाल्लाह 2 से 4,
जी नहीं नहीं यार, आपकी ना प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी इंशाल्लाह, उम्मीद है थर्सडे से। एक दिन में चार दोस्त, आखिरी हफ्ता है, बर्दाश्त कर लो यार। क्या ख्याल है? आप लोग आइए भाई, सफ़ा नंबर पेज नंबर 685 पे आइएगा। 685। पहुंच गए जी? ओके जी, प्लीज़ खामोशी। आगाज़ करने लगे हैं हमारे 7 स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज का। कैश फ्लो स्टेटमेंट और एनपीओ, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जिसको बोलते हैं, इन दोनों के सवाल ऑलमोस्ट एक जैसे ही होते हैं। ठीक है, सेम ही टेक्निक होती है करने की, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। बस फ़र्क ये है कि एक के अंदर हमने कैश की फ़िगर निकालनी होती है और एक के अंदर हमने एक्सपेंस की फ़िगर निकालनी होती है। मोर और लेस इस तरह की कोई बात होती है। तो बहरहाल हम शुरू करते हैं कैश फ्लोज। इसका सवाल जो है वो मेरे हिसाब से तो बहुत आसान सवाल होता है, लेकिन कुछ लोगों को ये मुश्किल लगता है। बहुत थोड़े लोग होते हैं जिनको मुश्किल लगता है, वरना मोस्टली ये सवाल आसान होता है। इसमें फ्री के नंबर होते हैं लिटरली। अभी हम सवाल करेंगे, आप पहली दफ़ा आप करने लगे हैं, सवाल करेंगे तो हमें बात समझ आ जाएगी। 2-3 मिनट की बातें सुन लें, उसके बाद फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। सवाल मेरा आपसे ये है कि क्या ये 15 रुपए का जो प्रॉफिट है ये मेरी जेब में पड़ा होगा साल के आखिर में कि नहीं? क्या मेरी 15 रुपए का जो प्रॉफिट है ये कैश की फॉर्म में मेरे पास मौजूद होगा कि नहीं? यस, मौजूद होगा। ओके, सवाल मेरा अब आपसे ये है, सेल्स मैंने सारी उधार पे की हुई है, हो सकता है? डेबिट डेटर क्रेडिट सेल किया हुआ है, पैसे आए मेरे पास, 100 रुपये मेरे पास नहीं आया, लेकिन 60 रुपये मैं पे कर चुका हूँ, 10 रुपये मैं पे कर चुका हूँ, 5 रुपये मैं पे कर चुका हूँ, 10 रुपये का टैक्स मैं पे कर चुका हूँ। तो मेरे पास तो नेगेटिव ही नेगेटिव है, आना तो है कुछ नहीं। क्या ख्याल है? तो इसका मतलब है कि प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर जो प्रॉफिट होता है, इसका मतलब ये नहीं होता कि मेरा ये प्रॉफिट है किधर, ये मेरे पास भी पड़ा हुआ है। अब बात समझ आई? तो ये 15 रुपये का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मेरे पास कैश की फॉर्म में मौजूद नहीं है। भाई हो सकता है मैंने सेल उधार पे की हो, सेल अगर उधार पे की होगी तो प्रॉफिट एंड लॉस में तो मैंने लिख दिया होगा ना सेल। क्या ख्याल है? हो सकता है ये जितने खर्चे हैं अभी पेबल हो, मैंने पे ना किए हों, तो पेबल की बेस पे मैंने यहाँ पर रिकॉर्ड कर दी हूँ। तो इसका मतलब है ये जो प्रॉफिट है, इसका मतलब ये कतई नहीं है कि ये 15 रुपये मेरे पास वाकई में मौजूद है। क्या बात समझ आती है? तो एक स्टेटमेंट होनी चाहिए ऐसी जिससे हमें ये पता लगे कि हमारा जो कैश है वो कितना आया कितना गया। ये सारी बात कैश की भी होनी चाहिए। ये एक्रूअल कॉन्सेप्ट पे बनी होती है। ठीक है, ये सारी एक्रूअल कॉन्सेप्ट पे बनी होती है, जबकि हमें यह पता होना चाहिए कि कैश कितना आया कितना गया। उसके लिए हम स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज का इस्तेमाल करते हैं, या कैश फ्लो स्टेटमेंट बोलते हैं उसको। जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के कंपोनेंट्स हैं, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इक्विटी, इन तीनों से तो आप बखूबी वाकिफ हैं, और नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी आपने हर स्टैंडर्ड के रिस्पेक्टिव कर लिए हैं। अब रह गया है एक कॉम्पोनेंट, चौथा कॉम्पोनेंट, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज। ये कैश फ्लोज की बात होने लगी है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमें बिल्कुल ये नहीं बताता कि 100 का कैश आया, 60 का कैश गया, 10 का कैश गया, 5 का गया, फिर 10 का गया। ये तो भाई खर्चे हैं भाई,
पेबल भी हो सकते हैं, पेड भी हो सकते हैं। तो कतन इसका मतलब ये नहीं है कि 15 का कैश मेरे पास साल के आखिर में पड़ा हुआ है। तो साल के आखिर में मेरे पास कितना कैश है, वो कैश कहाँ से आया, किधर किधर गया, उसकी स्टेटमेंट है जो कि हमने यहाँ पे बनानी है। अब बनाने को तो ठीक है, इनफ्लोस प्लस आउटफ्लोस, इनफ्लोस माइनस आउटफ्लो सॉरी करके भी निकाला जा सकता है, लेकिन हम इसको ज़रा थोड़ा सा ऑर्गेनाइज फॉर्म में करते हैं। हम बेसिकली अपनी कैश फ्लो स्टेटमेंट को 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक होती है जी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, एक होती है जी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, और एक होती है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। हम अपनी कैश फ्लो को इन 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ होती है जी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस, ठीक है। बल्कि इसको अगर मैं थोड़ा सा मजीद बेहतर करूं तो एक काम और करते हैं, इसको थोड़ा सा मजीद बेहतर करते हैं। इसमें लिखते हैं जी ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ये कितना बना जी 25। इसमें से लेस करते हैं इंटरेस्ट एक्सपेंस 5 का, इसमें ऐड करते हैं अदर इनकम 20 की, और फिर मेरे पास आता है जी प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना 20-40, और फिर इसमें से टैक्स माइनस करते हैं 10 का कर लें, और 30 का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ले, मजीद बेहतर हो गया। तो भाई इतने हिस्सा आपके बिजनेस ऑपरेशन से रिलेट करता है, ठीक है, इतना हिस्सा आपके बिजनेस ऑपरेशन से रिलेट करता है। इतने हिस्से में कैश का आना और जाना यहां पे रिकॉर्ड होगा, ओके। उसके बाद आ जाता है जी इंटरेस्ट। इससे जो निचला हिस्सा है ना बेसिकली इंटरेस्ट, ठीक है बिजनेस का ही, लेकिन इंटरेस्ट ना होता अगर आपके पास पैसे होते। 2 मिनट के लिए भूल जाए पैसा अपना है कि उधार का है, 2 मिनट के लिए भूल जाए, तो ये तो होना ही होना है, ये तो आपके मेन ऑपरेशंस हैं। इसमें से कोई चीज कॉम्प्रोमाइज करेंगे सेल कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी, ठीक है। अच्छी बात होती है अगर ये भी ना होता, लेकिन इसके होने या ना होने से इस पर फर्क नहीं पड़ता, ओके। तो अपना पैसा होगा या किसी और का पैसा होगा, ये ऐसे ही रहना, तो इसलिए हम इसको लेके जाते हैं ऑपरेशंस में। फिर आ जाता है इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग में क्या क्या आता है जी? इन्वेस्टिंग के अंदर जो नॉर्मली हम चीजें लिख रहे होते हैं वो इन्वेस्टिंग के अंदर आता है जी एसेट का खरीदना, और या फिर एसेट का बेचना। लिस्ट है मेरे पास, एसेट का खरीदना, एसेट का बेचना, और आपने कहीं इन्वेस्टमेंट की हुई है, उस इन्वेस्टमेंट के नतीजे में इंटरेस्ट इनकम आपको रिसीव हुई है, आपने वो लिखनी है, या इसको इन्वेस्टमेंट इनकम भी बोल सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें आपको इसके अंदर नजर आएंगी। और याद रखिएगा यहाँ पे कैश का आना और कैश का जाना लिखते हैं, यहाँ पे हमें एक्सपेंस से कोई गर्ज नहीं होती, ओके। इसी तरीके से फाइनेंसिंग में क्या आएगा? शेयर इशू की आपने, शेयर इशू करने के नतीजे में जो पैसे आपको मिले वो आ सकते हैं। कोई लॉन्ग टर्म लोन अवेल किया वो आ सकता है, कोई लॉन्ग टर्म लोन रीपे किया वो आ सकता है, कंपनी ने कोई डिविडेंड्स पे किए वो यहाँ पर आएंगे। कैश फ्लो है तो कैश का फ्लो यहाँ पर आएगा। तो इस तरह की चीज़ें जो है वो यहाँ पर हम रिकॉर्ड कर रहे होंगे, ठीक होगी बात। आपकी आसानी के लिए सफ़ा नंबर है हमारे पास 685। एक सवाल है जी यहाँ पर पास्ट पेपर का, जुनेद जंजुआ वाला सवाल है। हम एक फॉर्मेट बनाएंगे और डिसाइड कर लेंगे कि इस फॉर्मेट को हमने किस तरीके से लेके चलना है, ओके। तो मैं आपके सामने फॉर्मेट बनाता हूँ। यहाँ से ये फॉर्मेट शुरू होगा और हम इंशाल्लाह बोर्ड के दूसरे कोने पे पहुंचे होंगे। जुनेद जंजुआ स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज। भाई साल कौन सा है? फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2010।
चलते हैं दबे पांव कि सर को पता लग ना जाए। क्लास में लेट आने वालों की यही खास अदा है। मैं अभी 2 मिनट बस मुझे दें, मुझे भूल जाना है, मैं भी बता रहा हूं। वो याद है भाई को, भाई को ना तुम इजी लेते हो। भाई खाना घर से खा के आया करें। ओके, अब प्लीज जरा तवज्जो चाहिए। देखिए आपके सामने एक फॉर्मेट बनाया गया है, ऊपर हेडिंग बिल्कुल वैसे ही होगी। 3 हिस्सों में आपको बताया गया था डिवाइड करेंगे, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। सवाल हम हमेशा प्रॉफिट बिफोर टैक्स से शुरू करेंगे। कैश फ्लो बनाने के 2 मेथड्स हैं, एक प्रॉफिट बिफोर टैक्स से शुरू होता है, उसके अंदर हम सारी एडजस्टमेंट्स करके तो उसको एक किस्म का रिकनसाइल कर रहे होते हैं कि प्रॉफिट आपको अगर यहां पर नजर आ रहा है 30 का, तो ये 30 का प्रॉफिट कैसे आपके कैश के साथ रिकनसाइल हो रहा है। क्योंकि आप उन्हें बॉस के पास जाएंगे, बॉस को कहेंगे 30 का प्रॉफिट आया, वो कहेगा 30 का प्रॉफिट बताओ किधर पड़ा हुआ है, मुझे दिखाओ कहां पर है। तो ये पूरी एक किस्म की रिकंसिलिएशन होती है जो कि प्रॉफिट से शुरू होके आपके कैश के पास आती है, जिसमें आप उसको बताते हैं भाई देखो ये प्रॉफिट था, इसके अंदर ये एडजस्टमेंट्स करके 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 तो ये देखो इतना पैसा आपके पास पड़ा हुआ है। तो इसको हम ये भी बोल सकते हैं। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स से आप आगाज करेंगे, ये इनडायरेक्ट मेथड कहलाता है जी। तो इंशाल्लाह हम 2 3 4 5 सवाल हम इनडायरेक्ट मेथड के करेंगे, उसके बाद फिर हम इंशाल्लाह डायरेक्ट मेथड पे भी आएंगे। तो इनडायरेक्ट मेथड से प्रॉफिट बिफोर टैक्स से सवाल शुरू होगा। आफ्टर टैक्स से भी कर सकते हैं, अभी ये मैं अपना तरीका बता रहा हूं, आफ्टर टैक्स से भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसी फजूल में फिर आपको उसमें टैक्स ऐड बैक करना पड़ेगा, फिर प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे आएंगे। तो स्टैंडर्ड बोलता है कि भाई यहीं से शुरू कर लो, ऐसे यहां से शुरू करोगे फिर इसको ऐड बैक करोगे फिर ये लेकर आओगे। तो हम इसको क्या करते हैं, हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स से शुरू करते हैं। फिर है एडजस्टमेंट्स फॉर नॉन कैश आइटम्स। प्रॉफिट तक पहुंचते हुए बहुत सी ऐसी नॉन कैश चीजें होती हैं जो कि माइनस की होती हैं या ऐड की होती हैं। मिसाल के तौर पे डेप्रिसिएशन, क्या कोई जेब से कैश गया होता है? नहीं गया होता। तो इसका मतलब है कि ये एडजस्टमेंट आपको करनी पड़ेगी, ये आपको ऐड बैक करना पड़ेगा। फिर कभी कभार ऐसा होता है कि आपने कोई एसेट गेन पे बेचा होता है, तो ये जो एसेट को बेचने पे गेन होता है, क्या ये गेन वाकई आपको मिला होता है? नहीं, ये तो गेन आपकी किताबों का होता है ना, डेप्रिसिएशन, बुक वैल्यू माइनस कैश, तो वो आपने यहां पे एडजस्ट करना है। फिर किसी एसेट को बेचने पर लॉस आ गया, तो वो लॉस आपने यहां पे एडजस्ट करना होता है, क्योंकि ये सारी किताबी बातें होती हैं, ये पैसा आना जाना नहीं होता ये। तो इसलिए जितनी भी नॉन कैश आइटम्स की एडजस्टमेंट्स होंगी सवाल में देखेंगे कौन कौन सी होती हैं, वो हम सारी अगर तो यहां तक पहुंचते हुए लेस हो गई होंगी तो ऐड बैक कर देंगे, और अगर यहां तक पहुंचते हुए ऐड हो चुकी होंगी तो लेस कर देंगे। एडजस्टमेंट्स हो गई। फिर आता है जी वर्किंग कैपिटल चेंजेस। वर्किंग कैपिटल कहते हैं करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज को। ठीक है, करंट एसेट करंट लायबिलिटीज में जो भी कैश का आना या कैश का जाना होगा वो हम सारा यहां पे लिखेंगे। जब ये काम पूरा हो जाएगा तो इंटरेस्ट और टैक्स, देखिए इंटरेस्ट जो नॉर्मली होता है, ठीक है, यहां तक पहुंचते हुए हो सकता है मैंने इंटरेस्ट एक्सपेंस माइनस किया हो। क्या इंटरेस्ट एक्सपेंस और इंटरेस्ट पेड एक ही बात है कि डिफरेंट बातें हैं? इंटरेस्ट एक्सपेंस और इंटरेस्ट पेड एक ही बातें हैं कि मुख्तलिफ बातें हैं? सर मैंने 1 जुलाई को कर्जा लिया और इसका मैंने इंटरेस्ट अगले साल 30 जून को पे करना है, 31 दिसंबर क्लोजिंग है, तो क्या मैं 6 महीने का इंटरेस्ट एक्सपेंस चार्ज करूंगा अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में? बोले बोले भाई, ये देखिए ये 1 जुलाई है, ये 30 जून है, साल मेरा 31 दिसंबर पे खत्म हो रहा है। अगर यहां पे मैंने कर्जा अवेल किया तो क्या मैं 6 माह का इंटरेस्ट एक्सपेंस चार्ज करूंगा? बोले तो बोले ना करेंगे, मतलब किस बात की टेंशन है? आप बिल्कुल इंटरेस्ट एक्सपेंस चार्ज करेंगे।
लेकिन एंट्री क्या करेंगे, डेबिट इंटरेस्ट एक्सपेंस क्रेडिट इंटरेस्ट पेबल। क्यों पेबल, पे तो यहां पर आके होना, तो इसका मतलब है कि यहां तक पहुंचते हुए, इस प्रॉफिट बिफोर टैक्स तक पहुंचते हुए जो इंटरेस्ट एक्सपेंस है वो माइनस हो चुका हुआ है, लेकिन पेड तो असल में कोई भी नहीं है। तो यहां पर आप इंटरेस्ट एक्सपेंस को ऐड बैक करेंगे और पेड यहां से माइनस करेंगे और पेड जीरो होगा। अभी करते हैं सवाल, मैं दोबारा बता देता हूं, यहां तक पहुंचते हुए इंटरेस्ट एक्सपेंस माइनस हो चुका होगा ना, लेकिन क्या कोई पेमेंट हुई है इंटरेस्ट की, तो इसका मतलब है इंटरेस्ट एक्सपेंस आपको ऐड बैक करना पड़ेगा और पेड को यहां पर हम माइनस करते हैं। ये बस हमारी प्रेजेंटेशन है कि यहां तक पहुंचते हुए हमें इंटरेस्ट को भी ऐड बैक करना पड़ेगा एक्सपेंस को। ओके, तो एक्सपेंस अलग चीज है और पेमेंट अलग चीज है। ठीक होगी बात। ये सारा काम होना कैसे, ये तो अभी ये पूरी साइड भर जानी है कि एक सारा काम होना कैसे है, तो इंशाल्लाह उस पर फिक्र ना करें अभी। तो फिलहाल आपको बस थोड़ा बहुत फॉर्मेट का मैं आइडिया बता रहा हूं। इन्वेस्टिंग, कोई एसेट खरीदा होगा, खरीदने पे पैसे गए होंगे, यहां लिखेंगे। कोई एसेट बेचा होगा, बेचने पे पैसे आएंगे, वो यहां पे लिखेंगे, सिंपल। कोई इन्वेस्टमेंट की होगी, पैसे आएंगे या पैसे गए होंगे, वो सारा पॉजिटिव नेगेटिव यहां लिखेंगे। फाइनेंसिंग, कोई कर्जा लिया होगा, कोई कर्जा पे किया होगा, इस तरह की जितनी भी चीजें फाइनेंसिंग में आएंगी। और इसका कैश ए, इसका कैश बी, इसका कैश सी, प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, तीनों को ऐड करेंगे, नेट कैश फ्लो आएगा। और ये काम क्या है ये बाद में देखते हैं। अब प्रॉब्लम क्या है भाई, अब प्रॉब्लम ये है कि हमें यहां पर सारी चीजों के लेजर्स बनाने पड़ेंगे, ये बड़ा प्रॉब्लम है। और क्यों बनाने पड़ेंगे, इसका जवाब तो आपको तब मिलेगा जब आपके सामने लेजर्स बनेंगे। तो एक या दो लेजर आपके सामने बन गए तो सारी कहानी खुल के सामने आ जाएगी कि कैश फ्लो में क्या है। ओके, तो एक दो वर्किंग्स हैं, ये वर्किंग 1 सदाबहार वर्किंग, ये वर्किंग तो आपको बनानी ही बनानी है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स की वर्किंग। इतना फॉर्मेट जब भी आपको सवाल नजर आए आपने इतना फॉर्मेट बना देना। ओके, पहले 2 सफों पे आपने ये फॉर्मेट बना देना है, तीसरे सफे से आपने ये वर्किंग 1 शुरू कर देनी है। तो पेपर के जो पहले 2 सफे होंगे ये फॉर्मेट बना दीजिएगा, पहले सफे पे पूरी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ले लीजिएगा, दूसरे सफे पे आधे पे इन्वेस्टिंग ले जाइएगा और बाकी आधे पे फाइनेंसिंग ले जाइएगा, और तीसरे सफे से वर्किंग। कोई बात नहीं, बीच में कुछ लाइनें खाली भी रहेंगी, कोई मसले वाली बात नहीं। ओके, सब अच्छा है। ले जी, अब सवाल में करना क्या है, ले जी आपको सवाल के अंदर फाइनेंशियल पोजीशन, बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया जाएगा। Junaid Janjua has provided you the following statements of financial position and statement of comprehensive income। बैलेंस शीट दे दी गई 9 की भी और 10 की भी, और इनकम स्टेटमेंट दे दी गई, और नीचे कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट्स हैं। तो देखते हैं कि इनका करना क्या है। एक असूल लिखें, एक असूल सबसे ऊपर लिखें, IS 7 स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज की हेडिंग बना के, जहां पे भी आपने लिखा हुआ है उसके नीचे एक असूल लिखें। बैलेंस शीट के हर आइटम का, बैलेंस शीट के हर आइटम का, बैलेंस शीट के हर आइटम का लेजर बनाएंगे, बैलेंस शीट के हर आइटम का लेजर बनाएंगे सिवाय कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के, सिवाय कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के। बैलेंस शीट के हर आइटम का लेजर बनाएंगे सवाए कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के और वर्किंग कैपिटल आइटम्स के, और वर्किंग कैपिटल आइटम्स के सिवाय कैश एंड इक्विवेलेंट्स के और वर्किंग कैपिटल आइटम्स के। लेकिन इंटरेस्ट एक्सपेंस, लेकिन इंटरेस्ट एक्सपेंस स्लैश इंटरेस्ट इनकम स्लैश इन्वेस्टमेंट इनकम, इंटरेस्ट एक्सपेंस, इंटरेस्ट इनकम, इन्वेस्टमेंट इनकम, ये तीनों कोई भी एक ही बात है, तीनों किसी नाम से आ जाए एक ही बात है। लेकिन इंटरेस्ट एक्सपेंस, इंटरेस्ट इनकम, इन्वेस्टमेंट इनकम और टैक्स के लेजर लाजमी बनाएंगे और टैक्स एक्सपेंस के लेजर लाजमी बनाएंगे। मैं रिपीट कर रहा हूं, बैलेंस शीट के हर आइटम का लेजर बनाएंगे सिवाय
कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के और वर्किंग कैपिटल आइटम्स के, लेकिन इंटरेस्ट एक्सपेंस, इंटरेस्ट इनकम, इन्वेस्टमेंट इनकम एक ही बात है, और टैक्स एक्सपेंस के लेजर लाजमी बनाएंगे। अब ये चीजें क्या है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश की तो बात समझ आती है, कैश इक्विवेलेंट क्या होता है? बैंक में जो पैसे पड़े होते हैं उसको कैश इक्विवेलेंट बोलते हैं। ओके, बैंक में जो पैसे पड़े होते हैं उसको कैश इक्विवेलेंट बोलते हैं, क्योंकि वो भी कैश जैसा ही है। इसके अलावा कोई बहुत शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट हो उसको भी कैश इक्विवेलेंट बोलते हैं, वो भी कैश इक्विवेलेंट है आपका। क्यों? अभी जाके बेच के आएंगे तो कैश इक्विवेलेंट। प्राइस बॉन्ड लिए मैं, अभी जाके बेचे हैं तो कैश के बराबर ही है वो भी। तो इस तरह की जितनी भी चीजें हैं वो सारी की सारी कैश इक्विवेलेंट होती हैं। बात समझ आ रही है? बोले ओके। वर्किंग कैपिटल आइटम क्या होता है जी? करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज के नीचे जो कुछ भी लिखा होता है वो सारे का सारा वर्किंग कैपिटल आइटम होता है। आप अगर अपने सवाल में देखें तो सबसे ऊपर आपको कैश नजर आएगा, ये तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, इसका लेजर नहीं बनेगा। उसके बाद फिर आपके पास अकाउंट्स रिसीवेबल है भाई, अकाउंट रिसीवेबल भी वर्किंग कैपिटल आइटम है, इसका भी लेजर नहीं बनेगा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, क्या ये करंट एसेट है? बोले, वो बोले क्यों करंट एसेट नहीं है? ये तो इसका लेजर बनेगा। कुछ बात समझ आ रही है? इन्वेंट्री वर्किंग कैपिटल आइटम है, करंट एसेट है, इसका नहीं बनेगा। तो इसीलिए जो करंट एसेट या करंट लायबिलिटीज है इनका लेजर नहीं बनाना हमने। क्यों नहीं बनाना अभी देख लेते हैं। और अगली बात क्या लिखवाई आपको, टैक्स और इंटरेस्ट का लेजर बनना ही बनना है, ये तो भी वक्त ही बताएगा कि क्यों बनना है। चलें जी, शुरुआत करते हैं सवाल से। तरीकेकार क्या होगा, आपने ऑर्डर से सवाल शुरू कर देना है। ओके, जैसे जैसे सवाल चलता जा रहा है, डाटा चलता जा रहा है, आपने वैसे वैसे चीजें करते जाना है। सबसे पहले कैश देखें, ओपनिंग कैश है 32 और क्लोजिंग है 145। तो ये देखिए, क्या ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है? तो यहां पे आप सिंपल लिखेंगे कैश, ओपनिंग कितना है जी 32, क्लोजिंग है 145। ठीक होगी बात? आगे चलिए। उसके बाद है जी अकाउंट रिसीवेबल। 2009 में कितना था जी? 104, और 2010 में हो गया 280। दो बातें सुनिएगा बड़े ध्यान से। सबसे पहले, क्या यह वर्किंग कैपिटल आइटम है? बोले, अंग्रेजी थोड़ी सी गलत होगी, बस ठीक है ऐसे ही जाने दे। खैर, ओके, एडजस्टमेंट फॉर वर्किंग कैपिटल चेंजेस कह लें या एडजस्टमेंट फॉर चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल आइटम्स कह लें, एक ही बात है। अब भाई 2 मिनट के लिए बात को समझें। 1,04,000 2009 में था, बढ़ के हो गया 2,80,000 में। ऐसा हुआ है? 2010 में 2,80,000 हो गया। क्या मैं कह सकता हूं कि मुझे डेटर्स ने पैसे नहीं दिए? क्या मैं कह सकता हूं? तो ये बात पॉजिटिव है या नेगेटिव है? ये बात नेगेटिव है। क्या ये बात सबको समझ आई? तो इसलिए मैं यहां पे लिखूंगा कि भाई चूंकि ये बात नेगेटिव है तो मेरा जो वर्किंग कैपिटल है वो यहां पे आके नेगेटिव हो गया। क्या ये बात आपको समझ आई? ये बात समझ आई? मैं फिर रिपीट करता हूं, 104 2009 में था, 2010 में बढ़ के हो गया 280। इसका मतलब है गालिबन 176 से वर्किंग कैपिटल मेरा नेगेटिव हो गया। एक तो ये बात है, एक तो सोचने का अंदाज ये है। दूसरा सोचने का अंदाज समझिएगा, क्या डेटर बढ़ा? डेटर बढ़ गया। डेटर का बढ़ना क्या होता है? डेबिट। तो ऑपोजिट क्रेडिट, कैश क्रेडिट। ये देखिए, ये देखिए, आपने यहां पे लिखना है क्या नाम वहां पे डेटर का नाम है, ट्रेड रिसीवेबल का नाम अकाउंट्स रिसीवेबल। ये देखिए, अकाउंट्स रिसीवेबल बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब है अकाउंट्स रिसीवेबल डेबिट हो रहे हैं। अगर अकाउंट रिसीवेबल डेबिट हो रहे हैं तो कैश क्रेडिट हो रहा है। दूसरा इंपैक्ट हमेशा कैश पे लेना है। तो भाई अगर कैश क्रेडिट हो रहा है तो इसका मतलब है कि इन दोनों का जो डिफरेंस है ना, डिफरेंस वो कितना है भाई? 104 माइनस 280, भाई ये 176 नेगेटिव। ये वर्किंग कैपिटल हमारे लिए नेगेटिव है, तो हम इसको नेगेटिव से शो करेंगे। कुछ बात समझ आई? हम ये वर्किंग कैपिटल की अब चेंजेस कर रहे हैं। इसका असल जो कॉन्सेप्ट है वो डायरेक्ट मेथड में जाके समझ आता है, क्योंकि वहां पे जब पूरा लेजर बनता है ना तो वहां से ये फिगर निकलती है। तो इंशाल्लाह जब वहां पे जाएंगे ना ये कॉन्सेप्ट मजीद पक्का हो जाएगा। फिलहाल आपने इतनी बात ज़हन में रखनी है कि वर्किंग कैपिटल हमारा नेगेटिव हुआ है ना, क्योंकि पैसों का आना हमारे लिए एक अच्छी बात है। ये तो पैसे आए ही नहीं, ये तो हमारे लिए नेगेटिव बात हो गई।
तो इसलिए हम इसको क्या करेंगे 176 नेगेटिव, और इसको याद रखने का तरीका यह है कि डेटर बढ़ गया तो डेबिट डेटर, तो दूसरा इंपैक्ट कैश को दे दो, कैश क्रेडिट, मतलब कैश का क्रेडिट कम होना तो नेगेटिव। कुछ बात समझ आई? कुछ 5-10% समझ आई? आगे चलिए, अभी और बनाते हैं तो मजीद बेहतर समझ आएगी। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स 170 और 220, ले जी आगाज हो गया जी उस ख्वारी का वर्किंग टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, लेजर्स बनाना शुरू करते हैं। एसेट होता है, लायबिलिटी होती है, ये एसेट होता है ना, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट तो एसेट होता है। तो ओपनिंग कितना है जी, बोले 170 और क्लोजिंग 200, ले जी ये ऊपर करवा दूं, ये पहले ही ऊपर है। जरा वो कहते हैं कि रिमोट से जरा इसको ऊपर कर दें, या बल्कि देखो रिमोट है, हाँ फोन करके बुला के उसने इसको ऊपर कर दें या इस तरह करवा दें। ओके, उसके बाद इन्वेंट्री, इन्वेंट्री प्लीज ध्यान दीजिए, इन्वेंट्री वर्किंग कैपिटल आइटम है, इसका लेजर नहीं बनेगा, इसका लेजर नहीं बनेगा। लेकिन अगेन वही वाला रूल, इन्वेंट्री बढ़ रही है कि कम हो रही है? इन्वेंट्री बढ़ रही है, तो इन्वेंट्री डेबिट या क्रेडिट? इन्वेंट्री का बढ़ना डेबिट, तो अगर इन्वेंट्री का बढ़ना डेबिट है तो दूसरा इंपैक्ट आपने देना है कैश को। जी पिछले साल कितनी इन्वेंट्री थी, बोले बोले, इस साल कितनी हो गई? तो इसका मतलब है 224 से नेगेटिव। कोई बात लगता है कि 15-20% पे पहुंच गई है, कोई बात नहीं है, 100% पे भी जाएगी इंशाल्लाह। आगे चलें, प्रीपेड इंश्योरेंस 36 से 24, क्या ये करंट एसेट है? क्या ये वर्किंग कैपिटल है? तो क्या इसका लेजर बनना चाहिए? हाँ बस लेजर बनना चाहिए, कोई बात नहीं। जरा गौर करें, कम हो रहा है कि बढ़ रहा है? कम हो रहा है। प्रीपेड इंश्योरेंस क्रेडिट पे कम होती है कि डेबिट पे कम होती है? क्रेडिट पे कम होती है, तो फिर डेबिट क्या होगा? कैश। दूसरा इंपैक्ट हमने कैश को देना है, तो इसका मतलब है ये आएगा पॉजिटिव से, ठीक है। तो प्रीपेड इंश्योरेंस यहां पे लिखें, प्रीपेड इंश्योरेंस बल्कि सॉरी इधर लिख रहा था मुझे, क्रेडिट है ना, तो यहां पे प्रीपेड इंश्योरेंस क्रेडिट, ओके, और दूसरा इफेक्ट कैश को दें, कैश डेबिट। तो कितना था पिछले साल में और इस साल कितना है? तो 12 पॉजिटिव। अच्छा इससे फर्क नहीं पड़ता 24-36 कर दें, 36-24 कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। असल चीज ये है, असल चीज ये है। और अभी आगे जाके, अभी तो पहला सवाल है, 1-2 सवालों के बाद जाके हम ये डेबिट क्रेडिट लिखना छोड़ देंगे, हम डेबिट क्रेडिट लिखना छोड़ देंगे और बिल्कुल हम एक ही लफ्ज लिखा करेंगे प्रीपेड इंश्योरेंस, और आगे हम साइन लगा दिया करेंगे, क्योंकि तब हमें सारी प्रैक्टिस हो चुकी होगी। तो अभी फर्स्ट टाइम है इसलिए मैं यहां पे ये लिख रहा हूं। नेक्स्ट है जी ऑफिस सप्लायर्स, जी करंट एसेट्स वर्किंग कैपिटल, ऑफिस सप्लायर्स करंट एसेट होता है ना, क्या ख्याल है दोस्त? आहिस्ता करना था इसका, वो फैन कम कर दो, हो गया बस, ठीक, ओके चले जी आगे चले, प्लीज प्लीज ध्यान दे भाई। ऑफिस सप्लायर्स, ऑफिस सप्लायर्स करंट एसेट्स है भाई, 7,000 से बढ़ के 14,000। क्या ऑफिस सप्लायर्स डेबिट होंगे कि क्रेडिट होंगे? ऑफिस सप्लायर्स डेबिट, तो अगर ऑफिस सप्लायर्स डेबिट है तो कैश क्रेडिट लिखें जी, ऑफिस सप्लायर्स और दूसरी तरफ जी पिछले साल कितना बैलेंस था? 7, और इस साल कितना हो गया? 14, तो 7 क्रेडिट माइनस। उसके बाद आ गई जमीन, जमीन करंट एसेट है? नहीं सर, तो अगर नहीं है तो इसका लेजर बनेगा। लेजर हर चीज का बनेगा भाई। कितना है जी ब्रॉट डाउन और क्लोजिंग? 1810। बिल्डिंग, इसका भी लेजर बनेगा क्योंकि ये वर्किंग कैपिटल नहीं है। बिल्डिंग बोलिए, बताएं।
2300 यार प्लीज खामोश हो जाए, कैरी डाउन 2800। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ये बिल्डिंग की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है। और सॉरी एक बात मैं भूल गया, इसके साथ कॉस्ट लाजमी लिखें क्योंकि उसने सवाल में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दिया हुआ है। और ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बिल्डिंग का है भाई, याद रहे। कितना है ब्रॉड डाउन? 720, 720 और कैरी डाउन 800। उसके बाद नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, इक्विपमेंट। वर्किंग 6, इक्विपमेंट बोलिए 1150 और कैरी डाउन 1200। उसके बाद इसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी है गालिबन। इक्विपमेंट कितना है जी ब्रॉड डाउन? 350 और कैरी डाउन 380। खत्म हो गए लेजर्स? नहीं, अभी तो सर बाकी है, लाइबिलिटी साइड बाकी है। अकाउंट्स पेबल पे आइए। अकाउंट्स पेबल क्या वर्किंग कैपिटल है वर्किंग कैपिटल, तो ठीक है जी बनाए लेजर। सॉरी वहां पे जाके लिखें लेजर नहीं बनाना। कम हो रहे हैं बढ़ रहे हैं? तो अकाउंट्स पेबल कब कम होते हैं? जब डेबिट हो। तो अगर डेबिट ये हो रहे हैं तो क्रेडिट क्या होगा? कैश। दूसरा इंपैक्ट वहीं पे लेके जाएंगे। अकाउंट्स पेबल डेबिट और कैश क्रेडिट। जी कितने थे पिछले साल? 263। इस साल कितने हो गए? 158। कितना फर्क आया? तो 105 से नेगेटिव। और वैसे भी बात समझ आती है, पिछले साल अगर इतने थे, पे किए होंगे तो 158 हो गया ना, तो पे करने पे नेगेटिव ही होता है। तो ये बात एसेट्स में समझाना थोड़ा मुश्किल था, यहां पर आपको ये बात समझ आ गई कि पे किए होंगे तो कम है। तो बहरहाल आप बस यही ध्यान में रखें कि हमने जो इंपैक्ट आ रहा होता है उसका ऑपोजिट इंपैक्ट कैश को देके तो वहां से अंदाजा लगा लेने के पॉजिटिव है या नेगेटिव है। उसके बाद है जी वेजेस पेबल। जी करंट एसेट, करंट लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटीज वर्किंग कैपिटल, लेजर नहीं बनेगा। आइए वेजेस पेबल पे। कम हो रहे हैं कि बढ़ रहे हैं? बढ़ रहे हैं। तो अगर बढ़े तो क्रेडिट पे बढ़ते हैं, बोले। तो इसका मतलब है वेजेस पेबल क्रेडिट होंगी आज, और डेबिट क्या होगा? कैश। तो कैश डेबिट हो तो पॉजिटिव होता है ना। कितना था पिछले साल? इस साल कितना हो गया? 16 से पॉजिटिव। नहीं आप कैश का इंपैक्ट देखें ना, आप कैश का इंपैक्ट देखें। ये बढ़ रहे, कम हो रहे हैं बढ़ रहे हैं? हाँ तो कम डेबिट पे होते हैं ना। हाँ क्रेडिटर्स को जब डेबिट करें तो कम होते हैं ना, नहीं? हाँ कम होती है। नहीं लाइबिलिटी डेबिट हो तो कम होती है, नहीं नहीं ट्रेड एंड अदर पेबल्स लाइबिलिटी होती है ना। लाइबिलिटी क्रेडिट पे बढ़ती है या कम होती है? हाँ तो ये अकाउंट्स पेबल डेबिट हो रहे हैं तो कम हो जाएंगे, ठीक है। अकाउंट्स पेबल डेबिट पे कम हो गए और कैश ऑपोजिट इंपैक्ट क्रेडिट, तो क्रेडिट से पता लगा। ये बेसिकली हम डेबिट क्रेडिट सिर्फ कैश का इंपैक्ट निकालने के लिए कर रहे हैं कि 105 से नेगेटिव। ओके चलें जी। उसके बाद नेक्स्ट क्या है जी? शॉर्ट टर्म लोन्स। जी शॉर्ट टर्म लोन्स 580। याद रखिएगा जो शॉर्ट टर्म लोन्स हैं इनको हम कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कंसीडर करते हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट्स, शॉर्ट टर्म लोन्स, ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में जाएंगे। हमारी कैश फ्लो की वर्किंग में ये हमेशा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में जाएंगे क्योंकि छोटे मोटे कर्जे होते हैं वो कैश की फॉर्म में ही पड़े होते हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास जो ये कैश है ये तो एसेट है, शॉर्ट टर्म लोन तो लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी है ना। तो क्या मैं यहां पर इसको पॉजिटिव से शो कराऊं या नेगेटिव से शो कराऊं? मैं इसको नेगेटिव से शो कराऊंगा। ये बात ज़हन में रखनी है कि मैं इसको नेगेटिव से शो कराऊंगा। तो यहां पे मैं थोड़ी सी जगह छोड़ देता हूं, हो सकता है ऊपर मेरे पास कोई और पॉजिटिव चीज़ आ जाए तो मैं यहां पे लिखूंगा। कितना है जी ओपनिंग पिछले साल का क्लोजिंग, और इस साल का कितना है? सेम है, तो दोनों सालों में ये 580 नेगेटिव हो जाएगा। उसके बाद लॉन्ग टर्म लोन्स। जी क्या करना है इसका? इसका तो लेजर बनेगा, लॉन्ग टर्म लोन्स का लेजर बनेगा। बोलिए जी ब्रॉड डाउन कितना है? 1160 और कैरेट डाउन
985 और लास्ट में गालिबन कैपिटल लिखा हुआ है। कितना है जी ब्रॉट डाउन और कैरी डाउन कितना है? 340 से 3884 हो गया। 3402 है भाई, ओपनिंग 3402 है। ओके जी, यहां तक सब अच्छा है। जो सवाल का डेटा था वो हमने सारा कुछ यहां पे बना लिया जी। अब क्या करना है? अब सवाल में लेजर्स वगैरह हमने जो बनाने थे बना लिए, जो जो एडजस्टमेंट्स हमने छोटी मोटी करनी थी वो हमने कर ली। अब शुरू करेंगे हम सवाल वन बाय वन और देखते हैं कि क्या चीज कहां पर है। जो सेल्स और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है ना, इसका इंपैक्ट हम ऑलरेडी ले चुके हैं। वो जो वर्किंग कैपिटल के अंदर ट्रेड एंड अदर रिसीवेबल्स हैं या डेटर्स हैं, वहां पे इसका इंपैक्ट आ गया। जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है उसके अंदर अकाउंट्स पेबल का आ गया। वो सारे इंपैक्ट्स यहां पर आ गए। कोई इंपैक्ट अगर आना भी होगा ना तो नीचे आ जाएगा, वो हम देख लेंगे। लेकिन ऑन द फेस कुछ ऐसी चीज नजर आ रही है जिसकी एडजस्टमेंट होनी हो। ग्रॉस मार्जिन के बाद ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस, एडमिन डेप्रीसिएशन एक्सपेंस 2,30,000। सर क्या ये नॉन कैश आइटम नहीं है कि नहीं है? नॉन कैश आइटम है तो अगर ये हमें नजर आ गई है सामने तो ऑर्डर में हम चल रहे हैं, ऑर्डर में चीजों को हम एडजस्ट करते जाते हैं। क्या ख्याल है? तो भाई 2,30,000 क्या प्रॉफिट बिफोर टैक्स तक पहुंचते हुए क्या ये माइनस हो चुकी होगी? अब ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ऐड बैक करना पड़ेगा। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स में आपने डेप्रिसिएशन को ऐड बैक करना है 230। अब सवाल मेरा आपसे ये है, आपके सामने लेजर बने हुए हैं, ये 230 की डेप्रिसिएशन किस लेजर में आनी चाहिए बताइए? इसमें ये इसमें आनी चाहिए कि इसमें आनी चाहिए? सर ये दोनों में ही आनी चाहिए लेकिन डिवाइड होके। अब दोनों में कितना कितना आएगी ये तो अब सवाल ही शायद आगे बता दे, कहीं हो सकता है इंफॉर्मेशन मिल जाए। तो अब कुछ बात समझ आई कि इस तरीके से हम वैल्यूज पुट करके ना इन लेजर्स को बैलेंस करके यहां से कैश की फिगर्स निकालेंगे। क्योंकि आप खुद सोचें, 2 मिनट के लिए जरा इधर ध्यान दें। अगर ये जमीन है, साल के शुरू में 2500 थी, साल के आखिर में 1810 है। अगर मैं 2 मिनट के लिए मान लूं कि मैंने कोई जमीन खरीदी नहीं है, मैं 2 मिनट के लिए मान लूं, तो जमीन का खरीदना कहां पर आता है? इस लेजर में जमीन का खरीदना कहां पर आएगा? डेबिट साइड पे आएगा। इसका मतलब है ये साइड जीरो हो गई। अब सवाल खामोश हो जाएगा। अब मुझे पता है कि भाई ऑब्वियस बात है कि 2500 में से जब मैं 1810 माइनस करूंगा कितना बनता है? गालिबन 690। इसका मतलब है कि ये 690 क्या है? ये 690 क्या है? बोले लेजर में इस तरफ क्या चीज आती है? डिस्पोजल है। कुछ बात समझ आई? तो ऑटोमेटिक पता लग जाएगा कि ये डिस्पोजल की कॉस्ट है, इतनी कॉस्ट की लैंड मैंने डिस्पोज ऑफ कर दी है। और अगर मैं इसका डिस्पोजल अकाउंट भी साथ बना दूं तो याद करें, वी विल क्रेडिट द एसेट अकाउंट विद द कॉस्ट ऑफ एसेट डिस्पोज ऑफ। डिस्पोजल के डेबिट पे ही आ जाएगा। उसके बाद फिर मैं क्या करूंगा? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को जब बैलेंस करूंगा डेप्रिसिएशन डाल के, तो उस एसेट की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बैलेंसिंग में आएगी जो डिस्पोज ऑफ हुआ होगा, वो डिस्पोजल के उस साइड पे आ जाएगा। और जब उसको नेट ऑफ करूंगा तो मेरे पास कैश आ जाएगा और वो कैश में उठा के इन्वेस्टिंग में लिख दूंगा। कुछ साइकिल समझ आना शुरू हुआ? तो भाई ये काम असल में हमने यहां पे करना होता है। ठीक है, अभी फिलहाल आपको थोड़ा सा आइडिया दिया, अब इंशाल्लाह ये काम करते हैं तो बात समझ आ जाएगी। तो अभी डेप्रिसिएशन वहां तो लिख दी, लेकिन इन लेजर्स में पुट करनी है। मेरे पास कोई फॉर्मूला नहीं है जिससे मैं इनको डिस्ट्रीब्यूट करूं। अभी देखते हैं आगे चल के। गेन ऑन सेल ऑफ लैंड, जमीन बेची तो बेचने पे गेन आया। याद रखिएगा मेरे भाई, सवाल में जब भी आपको कोई गेन और लॉस नजर आए किसी एसेट को डिस्पोज ऑफ करने का, तो फौरन से पहले डिस्पोजल अकाउंट्स बना लीजिएगा। तो हम यहां पे डिस्पोजल अकाउंट बनाते हैं जमीन का। मुझे बताइए कि अगर गेन आए डिस्पोजल पे तो गेन आए किसी चीज को बेचने पे, तो डिस्पोजल अकाउंट में वो गेन कहां पर जाता है? इस साइड पे कि इस साइड पे? डेबिट इस साइड पे आएगा। श्योर? क्यों इस तरफ क्यों आएगा? डेबिट डिस्पोजल अकाउंट। अच्छा, गेन में प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट होता है क्रेडिट होता है? जब गेन आता है आपको तो प्रॉफिट लॉस डेबिट होता है या क्रेडिट होता है? क्रेडिट होता है ना। तो प्रॉफिट लॉस क्रेडिट तो ये डेबिट ऐसी है। तो इसका मतलब है गेन आपका यहां पर आएगा
कितने से, और ये जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितने से, बोले 64 से। और एक बात और जहन में लेकर आए, क्या ये 64 का गेन वाकई में आपको मिला है? क्या ये किताबों की एंट्री है? किताबों की एंट्री है, नॉन कैश आइटम, नॉन कैश आइटम। प्रॉफिट बिफोर टैक्स तक पहुंचते हुए ये ऐड हो चुका होगा, हो चुका होगा ना। तो ठीक करने के लिए क्या करूं, लेस कर दूं। तो ये देखें, लेस गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ जमीन 64 लेस। तो नॉन कैश चीजें वहां पे एडजस्ट होती रहेंगी और ये लेजर में जहां जहां प्लेस करनी है वो होती रहेंगी। इनको जब एंड पे क्लोज करेंगे तो बैलेंसिंग कैश निकल रहे होंगे, वो सारे वहां पे पुट कर देंगे कि ये कैश आया, ये कैश गया। ओके, ये कैश आया तो नहीं था मेरे पास। आगे चलें, उसके बाद वो क्या कह रहा है भाई, गेन ऑन सेल ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। ले जी, इसका भी बना लें अकाउंट, सॉरी 11, डिस्पोजल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। गेन आ रहा है भाई, तो अगर गेन आ रहा है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का तो ये भी किधर आएगा, ये भी डेबिट साइड पे आएगा इस तरफ। और ये प्रॉफिट लॉस में ज्यादा है, कितनी अमाउंट का भाई, 32 का। तो यहां पे लिखें, ये ऐड हो चुका होगा, ठीक करने के लिए लेस करें। गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कितना है जी, 32। ऐड हो चुका होगा तो इसको ठीक करने के लिए लेस करें। आगे चलिए, फिर है लॉस ऑन सेल ऑफ इक्विपमेंट। लॉस भी दे दिया, इक्विपमेंट का डिस्पोजल अकाउंट। लॉस है, लॉस में प्रॉफिट लॉस डेबिट होता है तो डिस्पोजल क्रेडिट होगा, तो लॉस, ये भी प्रॉफिट लॉस में जाएगा कितने से, 15 से। प्रॉफिट बिफोर टैक्स तक पहुंचते हुए लॉस माइनस हो चुका होगा, ठीक करने के लिए ऐड कर दें, लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ इक्विपमेंट 15 ऐड हो गया ये। उसके बाद नेट इनकम 950। सवाल में टैक्स का जिक्र ही कोई नहीं है, तो अगर टैक्स का जिक्र नहीं है तो ये 950 ही मेरे लिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स है और यही मेरे लिए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। तो ये 950 इधर आ गया। सवाल में पीबीटी नहीं लिखना, पूरा प्रॉफिट बिफोर टैक्स लिखना है। जब क्वालिफाई कर जाएंगे तो फिर बेशक लिख लीजिएगा, क्वालिफाई करके फिर हमने क्यों लिखना है, जिसलिए मैं लिख रहा हूं आपने भी लिखना है। ओके जी, नहीं बोलेंगे तो बोलना तो ही नहीं भाई। आगे चले, एडजस्टमेंट्स आ गई भाई। पार्ट ऑफ द लॉन्ग टर्म लोन, इसकी बात हो रही है, किधर बनाया था लॉन्ग टर्म लोन, गुम गया, ये बनाया था, ये बनाया था। पार्ट ऑफ द लॉन्ग टर्म लोन अमाउंटिंग टू ₹1,00,000 वॉज पेड बाय मिस्टर जुनेद फ्रॉम हिज पर्सनल अकाउंट। जुनेद साहब ने अपने जाती अकाउंट से ये वाला 1 लाख रुपए का कर्जा जो है वो पे कर दिया। 2 मिनट के लिए बात को समझें, 2 मिनट के लिए बात को समझें। हुआ क्या होगा, ये भाई साहब घर से बिजनेस में 100 रुपया लाए होंगे, बोले, और फिर इस 100 रुपए को पे कर दिया गया होगा। अगर इंसानों वाली एंट्री करें तो ये होगी, पहले घर से 100 रुपए लाए, क्या बात समझ आती? ओके। और दूसरी बात, क्या ये काम किया होगा? ऐसी एंट्री तो ये बनती है ना कि घर से पैसा लेकर आए, कैश बिजनेस में आया और कैपिटल में इजाफा हो गया इजाफा, और उसके बाद फिर उसी 100 रुपए से उन्होंने बिजनेस का कर्जा पे कर दिया। असल में तो एंट्री कुछ ऐसे बनेगी कि आपको ये बात, उसने लिखा क्या हुआ है, पार्ट ऑफ द लॉन्ग टर्म लोन अमाउंटिंग टू ₹1,00,000 वॉज पेड बाय मिस्टर जुनेद फ्रॉम हिज पर्सनल अकाउंट। अपने जाती अकाउंट से बारों बारी पेमेंट कर दी, लेकिन असल में साइकिल क्या बना होगा, एक बंदे ने बिजनेस का खर्चा अपनी जेब से पे कर दिया, तो मैं कह सकता हूं कि वो बंदा अपना जाती पैसा बिजनेस में लेकर आया और उससे कर्जा पे किया। तो जाती पैसा जो बिजनेस में आया, क्या उसमें डेबिट कैश और क्रेडिट कैपिटल नहीं होना चाहिए? तो इसका मतलब है क्या कैपिटल अकाउंट के अंदर मैं क्रेडिट में लिख दूं 100 रुपया, क्या ख्याल है? और दूसरी तरफ कर्जा जो है वो पे हो गया, तो क्या लोन के डेबिट साइड पे मैं लिख दूं कि ये काम हुआ है? तो 2 मिनट के लिए जरा जहन में रखें, कैश का हम लेजर नहीं बनाते, कैश बस जहन में,
डेबिट कैश, क्रेडिट कैपिटल। वेयर इज कैपिटल? वेयर इज कैपिटल? इट्स ओवर हेयर। ये देखें, क्रेडिट कैपिटल, डेबिट कैश, कैश दिमागों में, ओके। और दूसरी तरफ लोन डेबिट, लोन डेबिट, क्रेडिट कैश। क्या ये बात समझ आई? लेकिन क्या ये कैश बिजनेस में आया है? ये कैश बिजनेस में आया है, तो क्या ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी है? क्या ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी है? कैपिटल रेज्ड 100, पॉजिटिव है ना, बिजनेस में आया है, पॉजिटिव, ओके। और क्या ये कर्जा पे हुआ है? ये पे हुआ है तो 100, लोन रीपेड 100। साइकिल यही हुआ था ना, बिजनेस में 100 आया और 100 चला गया, 0 हो गया। वो देखें 0 हो गया। कुछ 25-30% पे अकल पहुंची कि नहीं? पहुंच जाएगी इंशाल्लाह, इस तरह तो 100 पे भी पहुंच जाएगी। पहला सवाल है अभी तो 1-2 दिन आपको समझ ही नहीं आनी हमारे साथ हो क्या रही है। फिर तीसरे सवाल पे जाके ना थोड़े से रिलैक्स हो जाएंगे, अच्छा ही ऐसे हो रहा है। तो बिल्कुल ईजी रहे। ये एक नॉर्मल बिहेवियर है जो आप लोगों का है। जो जीप कह रहे हैं ना, ये हो क्या रहा है, कोई बात नहीं, पहली दफा ऐसे ही होता है। हर टॉपिक पे हमने ऐसी हरकतें की थी। आगे चलिए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स कॉस्टिंग रुपीज 1 लाख वो सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स 1 लाख रुपए की हमने सेल कर दी। हाँ जी, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का कोई लेजर है? We will credit the asset account with the cost of asset dispose of और disposal। बात समझ आती? इधर लिखेंगे और यहां पर लिखेंगे। ओके, बस ये लिखा हुआ है। अब जरा बात को समझिएगा, अब जरा बात को समझिएगा। 100 रुपए कॉस्ट की आइटम्स बेची, 32 रुपए के गेन पे, कितना कैश मिला होगा? 100 कॉस्ट वाली आइटम्स 32 के गेन पे बेची, नहीं 100 रुपए कॉस्ट वाली आइटम 32 के गेन पे बेची, इसकी डेप्रिसिएशन तो होती नहीं जो यहां पर की आपको नजर आए। तो इसका मतलब है इसमें जो बचेगा अब 132 ही बचेगा ना। इसका मतलब है कि 32 का गेन कब आया होगा? जब 100 कॉस्ट वाली चीजें 132 की बेची होंगी तो 132 का कैश आया होगा। क्या इस लेजर को बैलेंस करके मुझे नजर नहीं आ जाएगा वो? तो वो 132 निकाल के मैं लिखूंगा उधर। ये लेजर्स बैलेंसेस होंगे, बैलेंस होंगे, एंड पे करेंगे। अभी एडजस्टमेंट्स कर ले, एंड पे बैलेंस करेंगे। अभी आ जाएगी समझ, अभी समझ आ जाएगी। दोबारा समझाते हैं, जरा एक दफा एडजस्टमेंट्स हो जाए। डेप्रिसिएशन अदा करने का शायद पॉइंट आ गया, बस एक आखिरी पॉइंट है, इसके बाद 5-7 मिनट का काम रह जाएगा। डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर ऑन इक्विपमेंट अमाउंटेड टू ₹60,000। कुछ समझ आ गई? कुछ ने बात कर दी। इक्विपमेंट हैविंग अ बुक वैल्यू ऑफ 75,000 वाज सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर। इक्विपमेंट जिसकी बुक वैल्यू 75,000 थी वो बेच दिया गया। पहले जुमले की बात करते हैं। डेप्रिसिएशन हमने 60,000 रुपए की चार्ज की इक्विपमेंट को, तो इक्विपमेंट के एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के अंदर डेप्रिसिएशन आनी चाहिए, इस तरफ आती है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 60। तो इसका मतलब है बिल्डिंग की कितनी होगी? 170। 230 माइनस 60 170 होगी ना। ओके, ये तो बात इजी होगी, इसने हमारा मसला हल कर दिया। उसके बाद इक्विपमेंट हैविंग अ बुक वैल्यू ऑफ 75,000 वाज सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर। एक इक्विपमेंट जिसकी बुक वैल्यू 75,000 थी वो सेल हो गया। अब सवाल मेरा आपसे ये है कि इसका क्या करूं 75,000 का? मेरा तो एसेट अकाउंट बना ही कॉस्ट के ऊपर हुआ है, मेरे पास तो कॉस्ट होनी चाहिए थी, फिर क्या करूं? बोले। नेट बुक वैल्यू में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन किधर है? किधर है? सारा तो नहीं सेल हुआ, ये तो सिर्फ जिस इक्विपमेंट की बुक वैल्यू 75,000 थी वो सेल हुआ है। क्या करना है जिस 75 का?
हाँ जी बताइए, कोई बात समझ आती है कि नहीं? बोले। नेटबुक वैल्यू में सर इसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दी भी नहीं है, इसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दी नहीं हुई। अच्छा फिर पर इसको क्रेडिट करते हैं डायरेक्ट। इतना तक नहीं दी, उसकी इतना तक नहीं दी। गौर करें, अगर मैं इस अकाउंट को इस अकाउंट में तो और कुछ नहीं आता ना, अगर मैं इस अकाउंट को बैलेंस करूं तो बैलेंस में क्या निकलता है? 350 जमा 60 कितना बना? 410। 410 में से 380 निकाले, ये 30 क्या है? क्या ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ डिस्पोजल नहीं होगी? ऐसे ही होता ना? ठीक है जी, डिस्पोजल। और ये 30 कहां जाता है? ये 30 जाता है डिस्पोजल इक्विपमेंट की क्रेडिट साइड पे। 30 हाँ जी। अब नेक्स्ट फेज क्या होगा? नेक्स्ट फेज क्या होगा? कॉस्ट क्या होगी? कॉस्ट क्या होगी? 75 की बुक वैल्यू, 30 की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, तो क्या 105 नहीं हो जाएगी? तो सर ये काम अब आप कहां पे करेंगे? ये काम आप करेंगे इक्विपमेंट की क्रेडिट साइड पे। डिस्पोजल 75 जमा 30 105, और इसकी डेबिट साइड पे इक्विपमेंट 105। अब इसमें बैलेंसिंग क्या होगा? इसमें बैलेंसिंग क्या होगा? क्या रह गया इसके अंदर? वी विल क्रेडिट द एसेट अकाउंट विद द कॉस्ट ऑफ एसेट डिस्पोज ऑफ, वी विल डेबिट द एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, वी विल रिकॉर्ड। नहीं है इसके अंदर, पर गेन लॉस है, तो सर बैलेंसिंग निकाल लें। ओके, आखिरी जुमला ड्राइंग्स 568। अगले सवालों में ये ड्राइंग्स डिविडेंड की शक्ल ले लेगा। याद रखिएगा, यहां पे वैसे डिविडेंड की बात होती है, लेकिन अभी चूंकि ये सोल प्रोप्राइटरशिप का सवाल है तो ड्राइंग्स की बात हो रही है, डिविडेंड की बात नहीं हो रही। तो भाई अब क्या बात करेंगे हम? ये ड्राइंग्स कहां पर आएंगी भाई? ये कैपिटल में आएंगी, ये तो पता ना सबको। तो डेबिट कैपिटल, क्रेडिट कैश, कैश तो दिमागों में। और ड्राइंग्स कहां पर आती हैं भाई? ये आती हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में। ड्राइंग्स कितना बना जी? 568। पॉजिटिव नेगेटिव? नेगेटिव। तो यहां पे नॉर्मली डिविडेंड आता है, लेकिन अभी फिलहाल इसको ड्राइंग्स रहने दें, कोई बात नहीं। ले जी, सवाल की तमाम एडजस्टमेंट खत्म हो गई, सब चीज हमने कंसिडर कर ली। अब लेजर्स को करते हैं बैलेंस। सबसे पहले लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को बैलेंस करके बताएं कि कहां पे बैलेंसिंग फिगर आ रही है? डेबिट साइड पे, क्रेडिट साइड पे? कितनी? 150। इसका क्या मतलब है? इस 150 का क्या मतलब है? क्या मैंने इतने की इन्वेस्टमेंट्स खरीदी होंगी? यही मतलब है ना इसका। डेबिट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, क्रेडिट कैश, यही काम किया होगा। तो अब इसका क्या काम करना है? इसको किधर जाके लिखना है? इसको हम इन्वेस्टिंग में जाके लिखेंगे। इन्वेस्टमेंट किया ना, तो इसका मतलब है हम यहां पे लिखेंगे कैश पेड फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। वर्किंग का रेफरेंस दें जी, वर्किंग टू 150। नेगेटिव, क्योंकि कैश गया है, कैश गया है तो नेगेटिव। आगे चलिए, उसके बाद दूसरी लैंड को बैलेंस करें भाई। लैंड को बैलेंस करें, क्या आंसर आ रहा है? 690। सॉरी, ब्लू से लिखना था। 690 ये जाएगा डिस्पोजल में, ये कैश नहीं है भाई। इतने की जमीन डिस्पोज ऑफ की होगी, और डिस्पोजल ऑफ लैंड किधर बना हुआ है? 690। बात समझ आ गई? अभी यहां पर आएंगे तो फिर इसको बैलेंस करेंगे, ये बैलेंस हो गया, लेकिन 690 ना तो कैश आया है ना कैश गया है। आगे चलें, बिल्डिंग की बात करें। बिल्डिंग का क्या है जी? बिल्डिंग को बैलेंस करें, बोले 500। क्या मतलब है इस 500 का? 500 की बिल्डिंग खरीदी है तो कैश गया है तो खरीदी है, तो ठीक है जी। कैश पेड फॉर बिल्डिंग
वर्किंग रेफरेंस क्या है जी? वर्किंग 4, 500 नेगेटिव, क्योंकि ये भी कैश गया है। आगे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बिल्डिंग, करें इसको नेट ऑफ, क्या आंसर आता है? बैलेंसिंग कितना आ रहा है जी? ये बैलेंस है, इसका मतलब है कुछ भी डिस्पोज ऑफ नहीं किया। ओ मैन, सो गुड, कुछ बात समझ आ रही है? आगे चलें, इक्विपमेंट को बैलेंस करें। 155 डेबिट साइड पे, क्रेडिट साइड पे? 155 इस तरफ, तो क्या मतलब है इसका? सारा कुछ इन्वेस्ट किया हुआ। कैश पेड फॉर इक्विपमेंट, वर्किंग रेफरेंस क्या है जी? कितना कैश आया? 155, 155 नेगेटिव। उसके बाद नेक्स्ट कौन सा है जी? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इक्विपमेंट, ये तो मेरे ख्याल में हम ऑलरेडी बैलेंस कर चुके हैं, ऐसे ही है। उसके बाद नेक्स्ट है जी लॉन्ग टर्म कर्जा, करें जी बैलेंस इसको। सॉरी 75, कितना बैलेंस आ रहा है? डेबिट साइड पे, क्रेडिट साइड पे? इस तरफ, इस तरफ? क्रेडिट साइड पे यहां 75 आ रहा है, नहीं इस तरफ आएगा। कितना जी? 75। क्या मतलब है इसका? इसका क्या मतलब है? कर्जा आया है कि कर्जा रीपे किया है? कर्जा रीपे किया है भाई। तो भाई मैंने जो यहां पे 75 लिखा, 100 लिखा था ना, ये असल में ऐसे नहीं था, ये था पहले 100 पे किया और फिर 75 पे किया, ये 175 नेगेटिव होना चाहिए था। और दोनों का वर्किंग रेफरेंस क्या है भाई? किस लेजर से आया ये? वर्किंग एट। एक 100 रुपए का कर्जा पे किया जो कि मुझे सवाल में गिवन था, और 75 रुपए का बैलेंसिंग से निकल आया, तो दो कर्जे मैंने रीपे किए, 175 नेगेटिव हो गया। आगे चलिए, उसके बाद अगला लेजर कौन सा है? कैपिटल। कैपिटल को बैलेंस करें। ये 950 कहां से आया? क्या कैपिटल में प्रॉफिट आता है? क्या कैपिटल में प्रॉफिट आता है? आता है ना। कितना है प्रॉफिट? सर ये बैलेंस करने से पहले ना मुझे यहां पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लिखना था, लेकिन इस सवाल में बिफोर और आफ्टर सेम है, तो मुझे पहले ये काम करना चाहिए था, उसके बाद मुझे कहना चाहिए था कि भाई इसको बैलेंस करो। अब तो ये आपने कहा बैलेंस ही है, तो इसका मतलब है मजीद कुछ भी नहीं है। अगर कुछ आता तो इसका मतलब है नॉर्मली यहां पे बैलेंसिंग आता है, इसका मतलब है मजीद कैपिटल इशू हुआ, और वो कैपिटल मैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी में पॉजिटिव से लिखता। अब आइए इधर, जमीन बेची, कॉस्ट इतने की थी, गेन इतना हुआ, तो कितने की बेची होगी, कितना गेन आया होगा? बोले सर 754 की बेची होगी तो ही आपको 690 की जमीन पे 64 का गेन आया होगा ना। तो कितना बना भाई? 754। ये भी इधर लिखें, कैश रिसीव्ड ऑन डिस्पोजल ऑफ जमीन, वर्किंग रेफरेंस क्या है? 10 है। 754, सारा कुछ इन्वेस्टमेंट में आ गए। ले जी, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को करें बैलेंस। सॉरी 132, इसको भी साथ ही करें, बताइए। तो 132 है और 60 है। कैश रिसीव्ड ऑन डिस्पोजल ऑफ इन्वेस्टमेंट, वर्किंग रेफरेंस क्या है जी? वर्किंग रेफरेंस 11, कितनी अमाउंट है? 132, और फिर एंड पे इक्विपमेंट, कैश रिसीव्ड ऑन डिस्पोजल ऑफ इक्विपमेंट, वर्किंग रेफरेंस क्या है जी? 12, कितनी अमाउंट है जी? 60। ले जी, कोई रह तो नहीं गया? सारे क्लोज हो गए, सारे बैलेंसेस आ गए। अब है जी नो इंटरेस्ट पेड इन क्वेश्चन, नो टैक्स पेड इन क्वेश्चन। सर 950 से पकड़े, इन सबको एडलेस एडलेस करें, मुझे ये अमाउंट बताएं। अब आपने क्लोज सही कराया हो भाई, क्लोज सही कराया होगा तो ये बैलेंसेस मैच हो जाएंगे। बताएं जी क्या आंसर आता है? 615, 615। ये ए हो गया, ये बी का टोटल बताएं। 141।
नेगेटिव पॉजिटिव, 141 पॉजिटिव। और प्लीज प्लीज ये इसका टोटल मैंने यहां पे बनाया हुआ है, इसका टोटल करें। पॉजिटिव नेगेटिव 75, नहीं गलत बता रहे हैं, ज्यादा होगा 568, 175 ज्यादा नेगेटिव होगा ये, सॉरी प्लीज जल्दी करें भाई। सिक्स 643 नेगेटिव में। अब आपने क्या करना है जी, अब ये A प्लस बी माइनस सी, वैसे तीनों को ही प्लस करना है, जो माइनस में हो गया वो ऑब्वियसली माइनस में होगा। बताइए पॉजिटिव नेगेटिव। अब जरा प्लीज ध्यान दीजिएगा, अल्लाह करे टोटल आपने ठीक कराए हो, प्लीज जरा ध्यान दीजिएगा। टोटल गलत हो गया, किधर डबल, ये टोटल गलत हो गया, कितना आता है 113 पॉजिटिव, ओके 113 पॉजिटिव। अब जरा प्लीज 2 मिनट ध्यान दें। ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, साल के शुरू में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितने थे, इसको जरा नेट ऑफ करें। 32 माइनस 580, 548 नेगेटिव, और इसको जरा करें 145 माइनस 580, सॉरी नेगेटिव। ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ऐड करने हैं, वो है 548, तो ऐड करने का मतलब है नेगेटिव है तो नेगेटिव ही होंगे ना। अब बताइए इसको, नेगेटिव बन रहा है कि नहीं, बन रहा है कि नहीं, बन रहा है कि नहीं। वो 113 में से 548 निकाले ना भाई, क्या हो गया है, नहीं समझ आ रही। सर आपने ए को टोटल किया, आपने बी को टोटल किया, आपने सी को टोटल किया, 113 आया, उसमें आपने ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट टोटल किए, वो नेगेटिव थे, तो आंसर आया 435। ये देखें, तो ये रिकंसाइल हो गया। कुछ बात समझ आई? तो ये वो बात है जो हमने सेठ साहब को बतानी होगी। सर आपके पास 435 नेगेटिव में पड़ा हुआ है, ये देखें प्रॉफिट आपका 950 है, कहेगा प्रॉफिट तू दिखाता है 950, मैं कर्जों में जकड़ा हूं, तू अजीब बात करता है। सर मैं बताता हूं रिकंसिलिएशन कैसे है, ब्ला 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 ब्ला। ये देखें, बात समझ आई? तो इस तरीके से आप उसको रिकंसाइल करके देंगे। 1 मिनट आखिरी सिर्फ, यहां पे और क्या क्या आ सकता है, इसको कैश इन हैंड लिखें, यहां पे कैश एट बैंक भी आ सकता है, और यहां पे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स भी आ सकता है। यहां पे यार प्लीज 2 मिनट दे दें, यहां पे बैंक ओवरड्राफ्ट भी आ सकता है। तो ये 5 चीजें हैं जो कि यहां पर आपको नजर आएंगी। ऑब्वियसली ये जो 3 हैं ये पॉजिटिव होंगी और ये नेगेटिव होंगी। इनको इस तरीके से लिखना है, जो ऊपर वाली 3 होंगी वो पॉजिटिव से आएंगी, ये वाली नेगेटिव से आएंगी। ठीक है जी, तो ये कैश फ्लो का पहला सवाल आपके सामने है। आई अंडरस्टैंड थोड़ी सी जरा चीजें ग्रैब हुई, थोड़ी सी नहीं हुई, सब कुछ मिल जुल के हुआ। तो आपने बस क्या काम करना है, आपने जाके एक तो इसको अच्छे तरीके से दोबारा से करना है, और इसी में आपको नजर आएगा क्वेश्चन नंबर 8 पेज 689 पे, क्वालिटी इंटरप्राइजेस नजर आ रहा है। पेज 689 पे क्वेश्चन नंबर 8 है पास्ट पेपर का, क्वालिटी इंटरप्राइजेस। एक ये सवाल है जो कि आपने करना है। तो ये 2 सवाल आपने, सॉरी एक ही सवाल, एक तो ये दोबारा करना है और एक क्वालिटी इंटरप्राइजेस वाला सवाल आपने करना है। ठीक होगी बात? कल मुलाकात होती है इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।